दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागे न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा जो गांधी जी का बड़ा ही प्रिय भजन रहा है। किसी जमाने में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लक्ष्मणाचार्य जी जो अवध क्षेत्र के थे, उनका रचा हुआ ये रघुपति राघव राजा राम जो भजन है, गीत है, ये कांग्रेस के अधिवेशनों में सुनाया करते थे लक्ष्मणाचार्य जी। और उसको गांधी जी ने जब सुना तो इतने प्रभावित हुए, ये भजन उनके दिल को छू गया और गांधी जी ने इसको सर्वधर्म समभाव से जोड़ा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, गांधी जी के द्वारा जो उनकी जो संकल्पना थी, जो उनकी अवधारणा थी कि सारे धर्मों को हमको लेकर के साथ चलना है। पूजा पद्धतियां, इबादत की पद्धतियां हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य सभी का एक है कि नैतिकता के उत्कर्ष को प्राप्त करना है। हमें ऐसे बिंदु को छूना है जो शायद मानव जीवन का सबसे ऊंचा बिंदु है, उससे ऊपर कोई बिंदु होता ही नहीं है। और वहां तक पहुंचने के लिए हम धर्म का, नैतिकता का सहारा लेते हैं। और सभी धर्मों का उद्देश्य, जो गांधी जी की मान्यता रही है, कि सभी धर्मों का उद्देश्य यही है कि लोगों का नैतिक उत्थान हो, मोरल अपलिफ्टमेंट हो। इसी के लिए तमाम सारे धर्म और शास्त्रों के सृजन हुए, उनका प्रवर्तन हुआ पूरे दुनिया में। बहुत सारे धर्म हमारे पूरे दुनिया में प्रचलित हैं और सभी धर्मों का आदर करने का जो हमारा अपना अवधारणा रही है, हमारे देश की, हमारी संस्कृति रही है, हमारी मान्यता रही है, जिसको कभी 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने दुंदुभी घोष के साथ नाद किया था, जो पूरी दुनिया में आज भी याद किया जाता है। वो उनके ऑडियो वीडियो देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का वो जो दुंदुभी घोष था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हमारी अवधारणा, ये हमारी संस्कृति रही है कि दूसरे की बेटी, दूसरे की बहन, दूसरे की माँ, कोई भी महिला अगर हमारे सामने है तो उसको हम अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी के रूप में देखें। ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता रही है, जो पूरी दुनिया में स्वीकारा भी है। आज के इस पावन पल पर हम भी एक प्रार्थना गीत, ऐसा प्रार्थना गीत सुनाना चाहेंगे। उसके बाद हम अपने आदरणीय सीओ सर का अभिवादन करेंगे, कि आकर के अभिनंदन करेंगे, कि आकर के अपना मार्गदर्शन देंगे। ये प्रार्थना गीत कोई मामूली गीत नहीं है। मेरठ के रहने वाले मुरारीलाल शर्मा जी थे, जिनको बाल बंधु भी कहा गया कालांतर में। 1893 में वो पैदा हुए थे, यही मेरठ के सराय की टेकरी, साई की टेकरी गांव है। उन्होंने ये प्रार्थना गीत उस समय लिखा था जब बंग आंदोलन के बाद, जब आंदोलन बढ़ा, राष्ट्रीय आंदोलन, और बाद में कांग्रेस के अधिवेशनों में भी इसको कई बार उनके मुखारबिंद से सुना गया। 1961 तक वो जिंदा रहे हमारे बीच में। उनका ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ, गांधी जी को भी बहुत प्रिय था, कि आजादी के बाद पूरे उत्तर भारत के जितने भी हिंदी भाषी प्रांत थे, वहां के स्कूलों में इसको प्रार्थना गीत के रूप में स्वीकार कर लिया। शायद आप लोग भी बचपन में इस गीत को गाए हो। हमें भी अपना बचपन याद आता है जब हम इस गीत को कभी गाते हैं अपने घरों में बैठ कर, या किसी कार्यक्रम या किसी पूजा स्थल पर।
ये गीत ऐसा है जो सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के लिए, सभी पंथों के लिए सर्वग्राह्य गीत है। सभी पंथों के लोग इसको गाते हैं और पसंद करते हैं। तो वो गीत हम आपके सामने रखना चाहेंगे। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस राष्ट्र भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। इस प्रार्थना गीत को जब हम गाते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी खूब गाते थे। और हम स्वयं जब दर्जा 1 में कभी पढ़ना शुरू किए थे प्राइमरी स्कूल में गांव में अपनी, तो स्वयं ये गीत उसी समय से गाना शुरू किए थे और आज तक ये गीत इनको रखा हुआ है और प्रतिदिन हम इसको गाते हैं। ये वास्तव में बड़ा ही आत्मबल मजबूत करने वाला एक प्रार्थना गीत है, जो गांधी जी का भी बड़ा प्रिय गीत था। और गांधी जी के ही प्रेरणा पर ये सारे हिंदी भाषी प्रांतों में, सारे स्कूलों इसको स्वीकार कर लिया गया था। आज भी बहुत सारे विद्यालयों में ये प्रार्थना गीत अच्छे गाते हैं। सीओ साहब के वक्तव्य से हमें 2-3 सूत्र याद आ गए। गांधी जी के दर्शन के जो 12 सेगमेंट हैं, जो उनके 12 एक तरीके से अध्याय कह सकते हैं, या 12 पार्ट में उनका दर्शन पढ़ा जाता है। जो उनकी 2 किताबें हैं, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जिसको हिंदी में कहते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये 2 पुस्तकें गांधी जी ने लिखी हैं, जो पूरी दुनिया में तमाम सारी भाषाओं में अनुदित होकर के पढ़ी जा रही है। गांधी जी के दोनों पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो उनका जीवन दर्शन निकल करके आता है, जो उनके अनुभव और जीवन से निकल करके बहुत सारे एक्सपोजर, सभी के जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं, और उन सब को लेकर के गांधी जी ने जो अपने जीवन में अनुभव किया था उन सबको उसमें प्रतिबिंबित किया है, लिखा है। और उससे जो दर्शन निकल के आया, जो उनकी फिलॉसफी, उनके विचारों का जो दर्शन निकल करके आया, वो समेकित रूप से रट के रखना, पढ़कर तैयार रखना, ये एक विद्यार्थी के लिए, छात्र के लिए, बच्चों के लिए एक बड़ा चुनौती भरा होता है, क्योंकि बहुत ही बृहद व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था। उनके जो दर्शन थे, फिलॉसफी थी, उनकी जो सोच थी, वो भी बहुत ही व्यापक थी। आप आश्चर्य करते होंगे कि हम जब पढ़ते हैं, देखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश, उन सब जगह तमाम सारे देशों में गांधी जी की मूर्तियां लगी हैं और आज वहां माल्यार्पण हो रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व मेरे सामने आज जो चित्र हम देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व था। और उनके दर्शन को पढ़ना और उनके दर्शन को अपने जीवन में उतारने वाले जो हमारी दूसरी महान विभूति है, जो मुगल सराय में, बनारस के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए थे। एक बहुत ही साधारण परिवार में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी इनके पिताजी थे। वो एक
क्लर्क थे राजस्व विभाग में, बाद में अध्यापक भी रहे कुछ दिन, और मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया था। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का देहांत 1.5 वर्ष, जब 1.5 वर्ष के थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तभी हो गया था। उनकी माता जी लाल बहादुर शास्त्री जी सहित उनके 3 बच्चे थे शारदा प्रसाद जी के, उनको लेकर के अपने मायके में रही और ननिहाल में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का पालन पोषण हुआ था। अभी उनके जीवन दर्शन पर आएंगे। एक कठोर जिंदगी जी करके किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व से विचारों को निकाल करके लोगों को प्रभावित किया जाता है, ये सीखने का आज दिन है, समझने का दिन है। और शायद एक छोटी सी व्याख्यानमाला जो 1-8 घंटे की हमने रखी है, जिसमें हम भी अपने बातों को रखेंगे और हमारे तमाम विद्वान लोग भी बैठे हैं, उनके भी विचारों को हम लोग सुनना चाहेंगे। तो इन सब में जो एक हम बताना चाह रहे हैं कि 12 प्रखंडों में जो गांधी जी का दर्शन है, उसको हमने बहुत शॉर्ट में, जैसे सूत्र में हम लोग अलजेब्रा वगैरह में पढ़ते थे, उसको उस तरीके से मैंने तैयार किया था कि कुसा स्वखा सुशान नसा और सर्व न्यू वसु, ये 3 सूत्र थे। अब आप कहेंगे ये क्या शब्द बोल दिया इस आदमी ने? ये तीनों शब्द वास्तव में 12 जो भारत के इस महान विभूति के विचारों का जो दर्शन है, उन सब की चीजें इसी में समाई हुई और रटने के अंदाज में हमने अपने स्तर से ऐसे ही अपनी सुविधानुसार बना लिया था। जो 12 चीजें हैं उसको मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जो भी हमारे सीओ सर ने भी अपने विचारों में रखा है, वो यही 12 चीजें हैं। नंबर 1, कुटीर उद्योग, कुशा सखा, ये पहला सूत्र मैंने बनाया था। कुटीर उद्योग, कु से कु, सा से सत्याग्रह, आ से अंत्योदय, और उसके बाद स्वखा, स्वदेशी, और खादी, ये जो खादी पहनकर आज मैं आपके सामने खड़े हूं। उसके बाद सुसास, बंद कर दूं मोबाइल, सुसा नखा, सुसा नसा, ये दूसरा सूत्र है। यानी शुद्ध शाकाहारी सात्विक जीवन, नशा मुक्त जीवन और अस्पृश्यता, स्वच्छता, ये उनके जीवन दर्शन से जुड़ी हुई बातें थी। और अंत में सर्वधर्म समभाव, न्यूनतम आवश्यकता और वसुधैव कुटुंबकम, ये तीनों जो मैंने लाइनें बोली हैं, ये सूत्र के रूप में हमने अपनी सुविधा अनुसार बनाया है और बना रखा था आज के 30 साल पहले, जो आपके सामने मैं रखा हूं। इससे पूरे गांधी जी के जो दर्शन के थिंकिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो हमेशा दिमाग में बने रहते हैं। आपको कहीं पर भी लिखना हो, बोलना हो, तो बच्चों को इसको अगर आप समझा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और गांधी जी पर वो भी ये 12 जो दर्शन की चीजें हैं वो समझा सकते हैं कि क्या है। इसकी व्याख्या शॉर्ट में हम जरूर रखेंगे, लेकिन ये सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं प्रेरणा जो ग्रहण किया, संस्कृत में एक कादम्बरी ग्रंथ है जो महाकवि बाण भट्ट ने लिखा था आज के 2000 साल पहले। गद्य में बहुत सुंदर एक कहानी टाइप की है, एक गुरुकुल की कहानी है। एक गुरुकुल का जो ब्रह्मचारी बालक है, उसके प्रति कैसे महाश्वेता नामक जो नायिका थी वो आकर्षित होती है, और पूरी कहानी इतनी रोचक है। उसका हिंदी रूपांतरण भी खूब बाजारों में मिलता है, आप पढ़ सकते हैं। महाकवि बाण भट्ट जो है, जो कादम्बरी लिखे हैं, वो एक तरीके से उसको गद्य होने के बावजूद भी महाकाव्य का दर्जा दिया हमारे साहित्यकारों ने, कि शायद प्रोज के रूप में, गद्य के रूप में पूरी दुनिया में इतना शानदार गद्य या इतनी सुंदर कहानी कोई नहीं लिखी गई थी। आप ताज्जुब करेंगे कि महाकवि बाण भट्ट ने 38 पेज में एक शब्द लिखा है, यानी समास और संधि का इतना अद्भुत प्रयोग करके एक शब्द उनका 38 पेज में जा रहा है। कादम्बरी ग्रंथ, ये प्रेरणा मैंने वहीं से ली थी और उस प्रेरणा से मैंने कई सूत्र बना डाले। जैसे रबी की फसलें रटना बड़ा मुश्किल है, खरीफ की फसलें रटना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो हमने गेहूं, सरसों, जौ और चना, मटर, मसूर को रबी ही कहना। ये
रबी की फसलें हो, यही इतनी रबी की फसलें, एक दोहा टाइप का, एक चौपाई टाइप की बन गई और रटी हुई, आज तक रटी है, हमको 35 साल पहले पढ़ा गया। ऐसे खरीफ की फसलें हैं, ज्वार बाजरा मक्का धान अंडी तिलसन जूट कपास मूंगफली और तंबाकू, ये खरीफ कहलाते बॉस, ये खरीफ की फसलें हैं, आज तक रटा हुआ है। ये फार्मूले हैं, सूत्र हैं, और इसी फार्मूला यानी वो कादंबरी का जो ग्रंथ मैंने पढ़ा था किसी जमाने में 1986 में जब बीए कर रहे थे, तो उस दौरान उस ग्रंथ से मैंने प्रेरणा ली। और बहुत सारे, ये तो मैंने आपको एक नजीर बताया है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन माध्यमों से, सूत्र के माध्यम से, गणित से हमने सीखा, तमाम सारे ग्रंथों से, शास्त्रों से हमने सीखा, उस तरीके से उसका प्रयोग करके और हम अपने विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो गांधी जी के 12 दर्शन हैं उस पर हम अवश्य आना चाहेंगे, लेकिन गांधी जी के जीवन पर एक संक्षेप में, उनका जो जीवन चरित्र कैसा रहा, क्या क्या संघर्ष झेल करके वो जीवन के अंत तक उनका किस प्रकार से पूरा कार्य रहा, उस पर जरूर संक्षेप में आज चर्चा होनी चाहिए। गांधी जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक कस्बे में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके जो पिताजी थे करमचंद गांधी जी, वो पोरबंदर रियासत के प्रधान थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और उनकी जो माताजी थी पुतलीबाई नाम था। पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी, और उनके, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व पर माँ के विचारों का, माँ के व्यक्तित्व का, माँ की सोच का, माँ के क्रियाकलाप का, माँ के एक्सपोजर का बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी माँ से उत्पन्न हुए हैं, और ये अनुभव भी करते हैं कि माता का सबसे बड़ा प्रभाव होता है मनुष्य के व्यक्तित्व पर, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में माता को प्रथम गुरु माना गया। वही जब पैदा करती है तो हर चीज वही सिखाना शुरू करती है कि कैसे तुम्हें बेटा स्तनपान करना है, कैसे तुम मुंह लगाओगे हमारे स्तन, और कैसे तुम्हारा पेट भरेगा। किस प्रकार से माँ एक एक चीज सिखाती है बच्चे को। तो वैसे ही पुतलीबाई ने अपने व्यक्तित्व का जो प्रभाव था, एक अमिट छाप गांधी जी के व्यक्तित्व पर डाला था, और उसका प्रभाव उनके जीवन के अंतिम समय तक देखने को मिला। उनके साहित्य, उनकी दोनों किताबें ऑटोबायोग्राफी और एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को, पढ़ने को, समझने को मिलेगा कि पुतलीबाई जी का जो धार्मिक जीवन था, धर्म का प्रयोजन आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में पवित्रता का संचार कराना, नैतिकता का संचार कराना। इसी आधार पर गांधी जी ने जो 5 मानव मूल्य थे, जो हमारे भारतीय संस्कृति के 5 मानव मूल्य रहे हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो भी हमारे सीओ सर भी जिक्र कर रहे थे, ये 5 मानव मूल्य, ये मामूली शब्द नहीं है, ये हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता के सबसे बड़े मानदंड वाले मानव मूल्य रहे हैं, जिसको गांधी जी ने पूरी दुनिया में प्रचारित किया और ये दर्शाया, बताया लोगों को कि सत्य क्या होता है और सत्य के प्रति आग्रह क्या होता है। इसके अलावा अहिंसा, किसी के प्रति मन वचन कर्म से किसी के प्रति हिंसा ना की जाए, यानी मन में किसी के प्रति गलत विचार नहीं आना चाहिए, वचन से यानी वाणी से, जबान से किसी के प्रति गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए, और कर्म से यानी किसी के साथ मसल्स पावर नहीं दिखाना चाहिए। अगर भगवान ने हमको शारीरिक शक्ति दे रखी है, बल दे रखा है, तो इसके लिए नहीं कि हम किसी को सताएं, परेशान करें, दुख दें, पीड़ा पहुंचाएं, क्योंकि वास्तव में ये जो प्रभु की शक्ति है, चाहे वो मन की शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति जिसको कहते हैं, चाहे वचन की शक्ति है, जो वाग शक्ति है, वाणी की शक्ति है, उच्चारण की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, और कर्म की शक्ति, ये तीनों शक्तियां कहीं ना कहीं प्राकृतिक द्रव्य के रूप में आपके व्यक्तित्व में हैं, और उनमें कहीं हिंसा का भाव ना आने पाए, उनमें कहीं वायलेंस की झलक ना होने पाए। ये गांधी जी का मत था। इसी को अहिंसा उन्होंने नाम दिया था, जो हमारे शास्त्रों में भी वैदिक वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म।
अहिंसा के सबसे बड़ा धर्म हमारे यहाँ सबसे बड़ा कर्तव्य बताया गया। धर्म का अर्थ वास्तव में धीरते अनेन इति धर्म, यानी जो धारण योग्य है, जो स्वीकार करने योग्य है, जो अपने जीवन में अपने अवधारणा में बसाने की चीजें हैं, वो धर्म कहा गया है। यानी जो करणीय है, जो करने योग्य है जीवन, उसको धर्म कहा गया। धर्म का मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, वो पंथ है। पंथ और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है और गांधी जी ने इस अंतर को समझाया था। तो ये चीज हमारे सारे शास्त्रों में बताई गई है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। अस्तेय का आशय होता है कि किसी प्रकार की चोरी कपट छल न करना, किसी का सामान न चुराना, चोरी का भाव न रखना, किसी के प्रति छल प्रपंच न रखना, कपट या ईर्ष्या का भाव न रखना, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये षड विकार हैं, 6 विकार जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं फिलॉसफी में। इन सारे 6 विकारों से दूर रहना, विरत रहना, यही वास्तव में सत्य अहिंसा अस्तेय कहा कि हम किसी के प्रति गलत विचार न रखें और कहीं पर भी किसी का सामान न चुराएं। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि हमारी जो आवश्यकता है उससे ज्यादा कोई चीज ना रखें, कि पता लगा सारी चीज अपने पास होनी चाहिए। कई चीजें, जैसे कई बार होता है एक ही चीज कई आइटम, कई इकाई के रूप में हम लोग अपने घर में रख लेते हैं। गांधी जी का मत था जितनी हमारी आवश्यकता है, चाहे कपड़े हैं, चाहे तमाम सारे उपकरण हैं, घर के बर्तन हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग घरेलू इस्तेमाल में लेते हैं, उनको उतना ही हम रखें जितनी हमारी जरूरत है। और त्याग का भाव रखें, जो है ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं ये प्रसाद के रूप में है, प्रकृति से हमको, नेचर से मिला है। पानी वेस्टेज ना करें, ये सब अपरिग्रह के दर्शन में गांधी जी ने समझाया कि पानी बर्बाद ना करें, खाना बर्बाद ना करें, क्योंकि ये सब प्रकृति के द्रव्य हैं, प्राकृतिक द्रव्य हैं। हमसे अगर आप कह दें कि हम पानी बना दें, नहीं बना सकते। ऑक्सीजन बना कर दे दें, नहीं बना पाएंगे। ये प्राकृतिक उपहार है और मुफ्त है, भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है। हमें इनको संजो करके रखना है, इनका प्रतिरक्षण, इनका अनुरक्षण करना है, इनका प्रिजर्वेशन करना है। और ब्रह्मचर्य, जिसको अंग्रेजी में सेलिबेसी कहते हैं, मन वचन कर्म से हमारे अंदर संयम का भाव होना चाहिए, जिसको गीता में शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवम् एव च, ये कहा शम और दम कि वास्तव में अपने अंतर इंद्रिय को, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को अपने नियंत्रण में रखना, संयम भाव रखना, ये ब्रह्मचर्य है। और जो 10 इंद्रियां हमारे शरीर में हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां आप सब लोग जानते हैं, वाक पाणि पाद पाई और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, यानी हाथ पैर हैं, वाक और वाणी बोलते हैं जिससे, ये तीसरी इंद्रिय है। पायु जो मल त्याग का स्थान है, जिससे हम मल त्याग करते हैं, और उपस्थ जिससे हम मूत्र त्याग करते हैं। ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं जिससे हम कर्म करते हैं, जिससे हम बहुत सारे ज्ञान और अनुभव और अनुभूतियां, एहसास प्राप्त करते हैं। वो है त्वचा, त्वगिंद्रिय। ये सब गांधी जी के दर्शन में है। त्वचा, त्वगिंद्रिय, जैसे कोई चीज ठंडा है, गर्म है, इसका एहसास हमको ये त्वचा देती है। त्वचा अगर ना हो या त्वचा नॉन सेंस वाली हो जाए, नॉन सेंसिटिव हो जाती है, असंवेदनशील हो जाती है, तो हमें ठंडा गर्म का एहसास नहीं होता। ऐसे वो डॉक्टर क्या करता है, शून्य कर देता है। शून्य करने के बाद चाहे वहाँ काट के फेंक दिया जाए, चाहे वहाँ कोई चीज गर्म से गर्म चीज रख दी जाए, तो एहसास नहीं होता। डॉक्टर सब पूरा ऑपरेशन कर डालते हैं शून्य करके। तो ये वास्तव में यहाँ पर कहने का आशय ये है कि किसी भी प्रकार से अपने जो ज्ञान इंद्रियां हैं, त्वचा घ्राण इंद्रिय जिससे हम सूंघने का काम करते हैं, नेत्रेंद्रिय जिससे देखने का काम करते हैं, कर्ण इंद्रिय जिससे सुनने का काम करते हैं, और रसनेंद्रिय जीभ जिससे हम स्वाद ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं, ठंडा, ये मीठा है, ये खट्टा है, एहसास करते हैं। ये सारी चीजें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 जो अंतर इंद्रिय है जिसको देखा नहीं जा सकता, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 4 अंतर इंद्रियां हमारे दर्शन में बताई गई हैं, फिलॉसफी में बताई गई हैं। ये 14 इंद्रियों का संयम प्राप्त कर लेना,
इसी को शम और दम कहा गया है, और जिसके पास ये शम और दम होता है उसी को शांत और दांत कहा गया है शास्त्रों में। जैसे आप कहते हैं शांत बैठो, शांत का मतलब यही है कि आप कृपया संयम में रहिए, मॉडरेट रहिए, किसी भी प्रकार से अनियंत्रित मत होइए, शांत बैठिए। तो अपनी इंद्रियों को शांत करके रखना, उसको कंट्रोल में रखना, नियामक पावर अपने अंदर जो रेगुलेटरी पावर है उसको जगा कर रखना, ये ब्रह्मचर्य है। इसी को अंग्रेजी में सेलिबेसी कहा गया। और ये जीवन का 5वां मानव मूल्य है जो कभी भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था। उनका आप धम्म पद पढ़िए, जो पाली साहित्य के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, हमने तो पढ़ा है, चूंकि हम संस्कृत के अध्येता रहे हैं तो हमने भगवान बुद्ध के उपदेशों को भी बहुत अध्ययन करने का मौका प्राप्त किया है। तो उनका जो धम्म पद है उसमें उन्होंने इन सब चीजों को इतने सुंदर तरीके से व्याख्यायित किया है अपने उपदेश में। उनके उपदेशों का जो संकलन हम लोग देखते हैं, इलाहाबाद की लाइब्रेरी में, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वहाँ तो ये सब चीजें सजा करके रखी गई हैं, हम लोग बैठा करते थे, पढ़ते थे। तो पाली साहित्य में ये सब चीजें आई हैं। उसके पहले संस्कृत साहित्य में हमारे मनीषियों ने इन सब चीजों की गुणगान किए हैं। ये 5 मानव मूल्य जो हमारे महात्मा गांधी जी ने कालांतर में आज के युग में उसकी उपादेयता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, किस प्रकार से हम उसको लागू कर सकते हैं जीवन में, लोगों के जीवन में उतारें, जिससे लोगों का जीवन शुद्ध आचरण वाला हो, अच्छे विचारों का हो, लोग पथभ्रष्ट ना होने पाए। ये गांधी जी का उद्देश्य था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। गांधी जी जब 1883 में कस्तूरबा से उनकी शादी हुई, फिर 1888 में वो भारत से लंदन गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। 1893 में वहां से लौट कर आए। 1893 में जब लौट करके आए तो उनको दक्षिण अफ्रीका की एक एजेंसी ने अपना एडवोकेट नामित कर दिया। उस कंपनी के कुछ केस दक्षिण अफ्रीका में चल रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका जब गए तो जैसे होता है, हम लोग संस्कृत में एक कहावत पढ़ते थे, प्रथमग्रासे मक्षिका पाता, यानी पहले कौर में मक्खी गिर गई। जब गांधी जी ने जब वहां अवतरण किया दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर और बाहर निकले और वहां पर ठहरने का स्थान ढूंढने लगे, क्योंकि एक बैरिस्टर थे, तेजस्वी व्यक्ति थे और एक अच्छे घर से भी थे, तो उनका प्रयास था कि कोई अच्छी जगह, किसी अच्छे होटल में हम ठहरे, क्योंकि यहाँ कोई उनका घर तो था नहीं। वहां उनको कोई बड़ा होटल नहीं दिया गया, इसलिए कि इंडियन थे, क्योंकि वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो उप कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश उपनिवेश था दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। और साउथ अफ्रीका में उनको होटल नहीं दिया। 2-3 रातें उन्होंने इधर उधर गुजारी। अंत में उनको एक ऐसे होटल में स्थान मिला जो शायद उनके स्तर का नहीं था। ये संघर्ष गांधी जी को पहले पहुंचते ही, उसे पहले कौर में मक्खी गिरना कहा गया। इस तरीके से उनकी जो पहला कड़वा अनुभव था वो उनको बहुत सारा नसीहत और सबक दे रहा था। दूसरा, उनके साथ जो दक्षिण अफ्रीका में घटना घटी, जो चूंकि एज एन एडवोकेट हो गए थे, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर आप जानते होंगे, पुराने जमाने में बैरिस्टर की जो डिग्री होती थी वो आवश्यक था अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना है। किसी वकील को जिला स्तर की वकालत के लिए तो जिला स्तर की पढ़ाई या डिवीजन लेवल पर जो LLB वगैरह करते थे, उस जमाने में कानून की पढ़ाई करके अपना वकील बन जाते थे, वकालत करते रहते थे। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकालत करने जाना होता था, सुप्रीम कोर्ट उस समय कलकत्ता में था, 1835 में बनाया गया था। बाद में 1935 में, ठीक 100 साल बाद अलग से एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो आज सुप्रीम कोर्ट के रूप में हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर। संघीय जो अधिनियम आया था 1935 का। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए आवश्यक था कि बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन में जाकर करें। बैरिस्टर होने के नाते वो कोई छोटे मोटे इधर उधर सराय में नहीं ठहर सकते थे, या वो रेलवे स्टेशन पर नहीं ठहर सकते थे, किसी बस स्टेशन या एयरपोर्ट पर नहीं ठहर सकते थे। उनको कोई अच्छी जगह, ताकि कहाँ जहाँ साफ सुथरी जगह हो
सादा जीवन और उच्च विचार से अच्छे विचारों के साथ वो वहाँ रह सकें, क्योंकि उनको लंबा वहाँ रहना भी था, क्योंकि केसेस बहुत थे उस कंपनी के। 23 साल तक उन्होंने वहाँ संघर्ष किया। पहली घटना तो पहुंचते ही वहाँ होटल वाली घटी। दूसरी घटना जब वो कोर्ट में पहुंचे तो वो बंद गले का कोट और पैंट जो वकीलों का परिधान होता है उस जमाने में था, वो पहन करके गए और ऊपर पगड़ी लगा करके हो गए। पगड़ी आप जानते हैं कि हमारे भारतीय परिधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक गरिमा में एक परिधान है जो सिर में लोग लगाते हैं। हम सब लोग लगाते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, शहरों में भी लोग लगाते हैं, तमाम सारे कार्यक्रमों में भी लोग देखते हैं, हरियाणा में भी देखा जाता है, दिल्ली में भी, यहाँ पर पूरे देश में पगड़ी अपने अपने तरीके से लोग बांधते हैं। गांधी जी भी लगा कर खड़े हुए, गुजरात के थे, गुजराती पगड़ी वो बांधते थे। तमिलनाडु में आप डॉक्टर राधाकृष्णन का फोटो देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे, वो पगड़ी हमेशा लगाए रहते थे, बाहर भी जाते थे तो पगड़ी लगा कर ही जाते थे। पगड़ी हमारे यहाँ का फैशन रहा है। जज ने कहा कि आप पगड़ी पहले उतारिए, बिना पगड़ी के यू कांट आर्ग्यू माय कोर्ट। गांधी जी के लिए चैलेंज था, वक्का वक्का रह गए कि ये तो मेरा अपना परिधान है, हमारा ड्रेस है, हमारी पोशाक है, हमारी संस्कृति का पहचान है, आप कैसे हमसे कह सकते हैं। योर ऑनर, आप कृपया अपने आदेश पर भी पुनर्विचार करिए। जज ने तुरंत कहा केस एडजर्न हो जाएगा अगर आप पगड़ी नहीं उतारते। एडजर्न का मतलब अगली डेट लगा देंगे, हम सुनवाई नहीं करेंगे तुम्हारी। गांधी जी ने कहा ना, अगर मेरी पगड़ी से किसी के साथ अन्याय होने जा रहा है, यानी संस्था जिसके लिए मैं वकील नामित हुआ हूं, आप एडजर्न कर देंगे केस लेट होगा, और लेट होगा तो न्याय लेट मिलेगा, और न्याय जो देर से मिलता है उसको कहते हैं अन्याय। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अगर मेरी पगड़ी न्याय दिलाने में बाधा बन रही है महोदय, तो मैं पगड़ी उतार के रख देता हूं मेज पर, आप सुनिए मेरा आर्गुमेंट। और पगड़ी उतार के गांधी जी ने रख दिया था। ये गांधी जी को अपमानित करने का एक दूसरा तरीका वहां के अंग्रेज शासकों का था। तीसरी घटना उनके साथ जो घटी वो उससे भी भयंकर थी कि फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट होने के बावजूद गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से एक्सपेल कर दिया, ढकेल के बाहर कर दिया। कैन यू इमेजिन? इन स्पाइट ऑफ this thing that you have a first class ticket of any compartment of train and you are being expelled from your train, being entitled that you can sit in that compartment. भाई गांधी जी ने वहां तर्क रखा कि कैसे आप कह सकते हैं मानव, जब मैं फर्स्ट क्लास का टिकट रखा हूं, मुझको यहां बैठने का अधिकार है और मैं बैठूंगा। उसके बाद ब्रीफ केस के साथ किस तरीके से फेंक दिया जाता है, गांधी जी को ट्रेन से ढकेल दिया जाता है। तो कहिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी, ये बहुत बड़ी घटना गांधी जी के जीवन के साथ हो सकती थी, हादसा हो सकता था। ट्रेन खड़ी थी रेलवे स्टेशन पर, गांधी जी अपमानित, चश्मा कहीं उनका और दूर लग गिरा, ब्रीफ केस कहीं और गिरा। आप गांधी पिक्चर देखे होंगे, गांधी फिल्म आज जरूर देखिए ला करके अपने घर में लगा करके, यूट्यूब पर भी है, आप देखिए गांधी जी की पिक्चर। किस तरीके से गांधी जी को ढकेल करके बाहर कर दिया गया ट्रेन से। ये मामूली अपमान नहीं था, हम एक हमारे भारतीय पुरोधा का, जो इतने बड़े पढ़े लिखे तेजस्वी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उनका इस तरीके से अपमान विदेशों में हुआ। गांधी जी के लिए तीनों घटनाएं, यानी पगड़ी वाली घटना, होटल ना मिलने की घटना, और अंत में ये जो घटना घटी कि ट्रेन से उनको ढकेल के बाहर कर दिया गया, ये तीनों घटनाएं उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में इन सब चीजों को प्रतिबिंबित किया है। आत्मकथा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है, आप जरूर पढ़िए। इसमें लिखा है कि इससे हम क्या नसीहत प्राप्त की और कैसे हमारे जीवन में बदलाव आता चला गया। एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सर्वधर्म समभाव की संकल्पना वाले व्यक्ति होकर के हमारे साथ इस तरीके का आचरण हो रहा है, इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। गांधी जी वहां 23 साल रहे, 1916 में लौटे। 1916 में लौटने के बाद यहाँ का माहौल उससे कोई भिन्न नहीं था। ब्रिटिशर्स जो यहाँ थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो शासक थे, प्रशासक थे, वो घोर अत्याचार यहाँ के ऊपर कर रहे थे, यहाँ के नागरिकों पर। गांधी जी 23 साल रहने के बाद, अफ्रीका में बहुत सारे बुरे अनुभवों को झेलने के बाद, भारत के अंदर
संकल्प लिया कि किस तरीके से हम इस अंग्रेजी भेदभाव रंग भेदी नीति का विरोध करेंगे और किसी भी दशा में इस नीति का हम जो है नीति को नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दौरान प्लेग की महामारी फैल गई, सूखा पड़ गया, अकाल। आज दो भागों में वो दो जिला बन चुका है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। चंपारण पहले बहुत बड़ा जिला होता था, आज के यहाँ 4-5 जिलों के बराबर का जिला था। वहां नील की खेती होती थी। नील जो है वो डाई में प्रयोग होता था और प्रथम विश्व युद्ध समय चल रहा था 1917 में। जो जर्मन डाई होती थी उसके प्रयोग से खुजली होने लगती थी सैनिकों को, इचिंग होने लगती थी और वो बहुत अच्छा प्रयोग लायक नहीं माना गया। भारत का जो नील था उससे जो डाई बनाई जाती थी उसमें नेचुरलिटी थी, खुजली नहीं होती थी त्वचा और उसकी डिमांड बढ़ गई कि सैनिकों को मिलिट्री को ही सप्लाई किया। डिमांड बढ़ने से जाहिर सी बात है कि किसानों को फायदा हो रहा था। जितना ही माल आपका निर्यात होगा, एक्सपोर्ट होगा, उतना ही कैश आपकी जेब में आएगा। किसान खुशहाल हो रहे थे। अंग्रेजों को लगा अरे ये तो अजीब बात है, ये फायदा तो मुझको मिलना चाहिए। सारा माल इनका उत्पाद जो है प्रोडक्ट नील का वो डाई के नाम पर यूरोप जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध में और ये फायदा सब किसान लोग उठा रहे हैं चंपारण के। कैसे संभव है? वहां के सबसे बड़े किसान राजकुमार शुक्ल थे, जो नाम हम कभी नहीं भूल सकते। जहां चंपारण नाम लिया जाएगा, चंपारण के पर्याय बनकर के राजकुमार शुक्ल निकल करके आते हैं। आप इतिहास उठाकर पढ़ें। चंपारण में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, 42 तरीके के टैक्स थोपते हुए सारे किसानों पर कि किसानों, ये जो किसानों की जमीन है जहां नील की खेती करते हैं, उस सारी जमीन का मालिकाना हक मूल रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगा और आप लोग पट्टेदार, लीज होल्डर के रूप में अपनी खेती किसानी करते रहिए और ये 42 प्रकार के जो टैक्स हैं ये आप जमा करते रहिए। वाह साहब, मतलब लेके विदेश कर और कौन कर सब लगा करके 42 प्रकार के टैक्स उन्होंने अपनी किताब में लिखा। 42 प्रकार के कर को आरोपित करके जनता पर और अत्याचार शुरू कर दिया। लेकिन गांधी जी ये सब चीजें सुने और वहां के जो राजकुमार शुक्ल थे, सबसे बड़े काश्तकार थे, उन्होंने डट कर इसका विरोध किया। उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, अत्याचार हुआ, कोड़े बरसाए गए और उन्होंने उस समय, क्योंकि गांधी जी नए थे, गांधी जी का उस समय उतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था 1916-17 में, चूंकि 23 साल बाहर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ये सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी पुरोधा के रूप में देखे जा रहे थे। राजकुमार शुक्ला जी ने बाल गंगाधर तिलक को याद किया कि तिलक साहब आप आइए और हमको सपोर्ट करिए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। तिलक जी ने गांधी जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। बाल गंगाधर तिलक का बहुत सम्मान करते थे गांधी जी, एक तरीके से अपना वो आध्यात्मिक टीचर भी मानते थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है बहुत ही विद्वान और अध्यात्म के ज्ञाता थे। उन्होंने जो गीता पर किताब लिखी है वो आज भी बड़ी अद्भुत किताब है, लोग पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक के कहने पर गांधी जी ने चंपारण के लिए कूच किया और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय थे जेबी कृपलानी साहब, उन्होंने इनका स्वागत किया। और मजे की बात यह कि चूंकि विश्वविद्यालय का एक कुलपति जब स्वागत करने जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सारे छात्र ही जाएंगे। अरे साहब, वाइस चांसलर साहब जा रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं, सारे छात्र भी आए। और गांधी जी ने वहां से फिर सड़क मार्ग द्वारा चंपारण प्रस्थान किया। चंपारण आकर के वहां के जो ऑफिसर्स थे उनसे मिले और विरोध किया। वहां पर उन्होंने प्रण किया कि हम किसी भी दशा में इन 42 कानूनों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये भूमि से संबंधित, कर से संबंधित जितने भी आपने कानून बनाए हैं सब आप खत्म करिए। ये मेरा सत्य के प्रति आग्रह है। सच्चाई ये है कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे पूर्वजों की दादलाई जमीन है और उसको हम किसी भी दशा में खो नहीं सकते हैं। यही हमारी जागीर है, यही हमारी पूंजी है। आप कतई इस पर अत्याचार नहीं कर सकते। गांधी जी ने वहां पर 1 महीने तक जितने भी उनके पास
हथियार हो सकते थे अहिंसा वाले सत्याग्रह, उसको उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। पहली बार पूरे दुनिया में सत्याग्रह शब्द पैदा हुआ तो चंपारण में पैदा, और चंपारण सत्याग्रह ही पहला सत्याग्रह गांधी जी का जाना जाता है। 1 महीने घोर आंदोलन के बाद बहुत सारा अत्याचार अंग्रेज शासन ने किया, सारे कानूनों को अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा, और अंत में चंपारण किसानों के ये विजय का सबसे पहला अध्याय बन गया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। खेड़ा गुजरात का एक बहुत बड़ा जिला है, शहर है। खेड़ा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कर्मस्थल रहा है। खेड़ा की अदालत में ही वो वकालत शुरू किए थे सबसे पहले। और खेड़ा आंदोलन का कारण क्या रहा ये सब आप लोग जानते होंगे। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में खेड़ा सत्याग्रह बहुत मशहूर है। उस समय सूखा पड़ गया था, प्लेग की महामारी थी, और 1918 में शासन, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी कि हम किसी भी प्रकार का कोई छूट प्रदान करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिसको लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है, 31 अक्टूबर को उनकी भी जयंती होने जा रही इसी महीने, उन्होंने नो टैक्स मूवमेंट शुरू किया, यानी किसी प्रकार का हम कर नहीं देंगे किसी, और कर भी 6% लगान था। आज तो बहुत नॉमिनल माल गुजारी लगान सरकार लेती, लैंड रेवेन्यू लेती है, लेकिन उस जमाने में 6% टैक्स था, यानी आपके पूरे उत्पाद पर 6% टैक्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर गांधी जी वहां पहुंचे, और खेड़ा कोतवाली में दोनों लोगों को बंद कर दिया गया 1918 में। रात भर में आफत मच गई, क्योंकि गांधी जी भी एक तेजस्वी स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, उस समय तक पूरे देश में एक अच्छे वकील के रूप में इनकी ख्याति हो चुकी थी। पूरे देश के सबसे अच्छे वकीलों में गिने जाते थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और कल्याणकारी विचार के थे। गरीबों के प्रति न्याय दिलाना, महामारी में घर घर जा करके मदद करना, ये आप अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को पढ़ें तो महसूस होता है कि उनके अंदर कितनी संवेदना थी गरीबों के प्रति, परेशान के प्रति, वंचितों के प्रति। डिप्राइव्ड पीपल जितने हमारे देश में हैं, उनको किस तरीके से उनका उत्थान हो, किस तरीके से उनके जीवन को अच्छा बनाया जा सके, ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच थी। इन दोनों लोगों को जब रात भर बंद किया गया खेड़ा कोतवाली में, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड यहाँ का वाइसराय हुआ करता था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे आदेश किया कि सारे लगान किसानों के माफ कर दिए जाएं, क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की छवि बड़ी खराब हो रही है, क्योंकि यह न्याय के रूप में लोग समझ रहे हैं इंजस्टिस हो रहा है। तो नो टैक्स मूवमेंट इस तरीके से सफल रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने शुरू किया था, और गांधी जी ने उसको अंतिम रूप से अपना नेतृत्व प्रदान करके खेड़ा सत्याग्रह उसका नाम दे करके उसको सफल कराया। लेकिन कहानी आगे बढ़ती चली आ रही थी स्वतंत्रता संग्राम की। 8 जनवरी 1919 को रॉबर्ट नामक अंग्रेज के अनुशंसा पर रॉबर्ट एक्ट बना दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया और हमारे भारत में लागू कर दिया गया। उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना कारण बताए कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल में अनिश्चित काल तक के लिए बंद किया जा सकता है। ये बहुत खतरनाक कानून था, उसका विरोध शुरू हुआ पूरे देश। 7 अप्रैल 1919 को गांधी जी बंबई जा रहे थे गुजरात से, अहमदाबाद से, और बंबई जाने के लिए जैसे वो निकले वैसे उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके गिरफ्तारी के बाद देश में आक्रोश फैल गया। एक तो अत्याचारी कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट थोप रही है, ऊपर से हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में ठूसा जा रहा है। 10 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना होती है अमृतसर में। पंजाब के 2 बहुत बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों ऐसे नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के, जो पंजाब में न केवल समाज सेवा के लिए जाने जाते थे, बल्कि पंजाब के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हर संघर्ष में वो गांधी जी के साथ और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वो नजर आते थे और बड़े विद्वान थे। उस जमाने में PhD किए हुए दोनों ये लोग थे, सैफुद्दीन किचलू साहब
और सत्यपाल साहब, इनको 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लेती है वहाँ की जो प्रशासन की टीम थी, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो थे, 144 का बहाना लगा करके, और उनको धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर ले जाकर के नजरबंद कर दिया। इस घटना से पूरे पंजाब में उबाल आ गया, जनता में बहुत आक्रोश फैल गया। और उसी समय 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व आ गया था। आप सब लोग जानते हैं बैसाखी को विभिन्न नामों से पूरे देश में एक पर्व, एक उत्सव, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि रबी की जो फसलें हैं, गेहूं, सरसों, जौ और चना, मटर, मसूर, जो मैंने भी बताया था, ये सारी फसलों का जो उत्पाद का समय होता है, उत्पादन का समय होता है, अंतिम रूप से घर में आने का समय होता है, यही मार्च अप्रैल ही होता है। और उस उत्पाद की खुशी में हमारे जो किसान भाई हैं वो बैसाखी पर्व मनाते हैं। पंजाब में इस पर्व को बहुत बड़े उल्लास के रूप में, जैसे दिवाली मनाई जाती है, उस तरीके से मनाते हैं हमारे सिख भाई। और 13 अप्रैल को सारे वहाँ के जो पंजाब के हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी नेतागण थे उस समय के लड़ाई लड़ने वाले, सब ने तय किया कि हम अहिंसक भाव से बिना कोई हथियार हाथ में रखे जलियांवाला बाग में एकत्र होंगे, बैसाखी का पर्व भी मनाएंगे, और जितने भी ये गलत कानून वगैरह बना करके हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसका खुल करके विरोध भी करें। वहां करीब 5000 लोग 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए, और आज के लगभग 101 साल पहले की घटना है। वहां पर जब भीड़ इकट्ठी हो गई, 144 का उल्लंघन हुआ, तो गवर्नर जो ली डायर था, पंजाब का गवर्नर था, उसने वहां के सेना के जनरल डायर को ये आदेश दिया कि जाकर के इस भीड़ को डिस्पर्स करो। जनरल डायर ने पहुंच करके वहां पर तोपों से घिरवा करके तोप चला था। 3000 स्वतंत्रता सेनानियों की वहां शहादत हो गई। ये इतनी बड़ी घटना थी जो पूरी दुनिया को हिलाने वाली थी, पूरी मानव जाति को हिलाने वाली घटना थी, और गांधी जी के जीवन पर, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली थी, उनके विचारों को प्रभावित करने वाली चीजें थी। गांधी जी ने इस हिंसा का, इस शहादत का विरोध करना शुरू किया, और धीरे धीरे 4-6 माह में उन्होंने एक ऐसा माहौल पूरे देश में खड़ा किया कि हम अंग्रेजी शासन के साथ, अंग्रेजी हुकूमत के साथ किसी प्रकार का कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, खादी का प्रयोग करेंगे, खादी वस्त्र, उन्हीं के नाम पर आज गांधी आश्रम स्थापित है, जो यहाँ खादी वस्त्रों का और ग्रामोद्योग से जो निकलने वाले तमाम सारे उत्पाद हैं वहां पर बिकते हैं, लोग खरीदते हैं, देशी चीजें। इससे बहुत सारे हमारी जो माताएं बहनें हैं जो गांव में रहती हैं, गरीब माताएं बहनें हैं जो स्वरोजगार विकसित करके गांव में काम करती हैं, उनको रोजगार मिलता है। अगर हम खादी पहनते हैं, खादी का कपड़ा पहनते हैं, भले ही शर्ट सिलवाना हो, कुछ भी सिलवाना हो, आप खादी का प्रयोग जरूर करें। ये गांधी जी का विचार था, उनकी खादी हमारे देश की बहुत ही मूल चीज थी। कॉटन शुद्ध, एक तो शुद्ध सूत होता है, शुद्ध कॉटन होता है, पहनने में बहुत ही मुलायम, बहुत ही सुखद होता है, ऑक्सीजन और जो मतलब हवा है वो कॉटन में पास होता है, और वो आपके स्वास्थ्य को कभी भी खराब नहीं होने देता, स्वस्थ बने रहते हैं। सूती कपड़े पहनने का, खादी को पहनने का जो एक आंदोलन था वो उसी समय गांधी जी ने शुरू किया कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और खादी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे। तमाम सारी विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी, असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल गया, पूरे देश के आबाद वृद्ध नर नारी सड़कों पर उतर करके कौमी तराना गाते हुए, मोहम्मद इकबाल साहब ने उस समय बंग भंग आंदोलन के दौरान लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये जो कौमी तराना जिसको नाम दिया गया था, राष्ट्रीय एक तरीके से ये संगीत था, गीत था उस जमाने का, और वो आज के 100 साल पहले घर घर में गाया जाने लगा, क्योंकि इससे हमारे देश का जो सर्वधर्म संभाव है, सारे संप्रदायों के लोग, सारे पंथों के लोग एक फोरम पर आ जाते थे, क्योंकि ये ऐसा कौमी तराना था जो हर धर्म, हर पंथ के लोग, हर संप्रदाय के लोग पसंद करते थे और गाते थे, बच्चे गाते थे, आज भी गाते हैं बच्चे हमारे। तो ये कौमी तराना गा करके और सड़कों पर निकल करके तमाम सारे विदेशी कानून का विरोध करना, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, खादी और स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा देने का आंदोलन गांधी जी ने चलाया, और ये बहुत ही उत्कर्ष तक गया ये आंदोलन।
दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में, गोरखपुर के चौरी चौरा में कांड हुआ जिसमें 22 सिपाही जल करके मर गए थाने में। स्वतंत्रता सेनानियों ने थाने को आग लगाया था। उस घटना से गांधी जी इतने मर्माहत हुए कि असहयोग आंदोलन जो पूरे शराब पर था, उत्कर्ष पर था, उसको उन्हें स्थगित करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी कतई नहीं चाहते थे कि हम अपने आंदोलन में कहीं पर भी हिंसा का सहारा लें, किसी प्रकार का वायलेंस का सहारा लें, किसी को हम मन वचन कर्म से चोट पहुंचाएं। और चौरी चौरा कांड ने गांधी जी को मर्माहत कर दिया था। अंत में गांधी जी के मनोबल के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय था। बहुत कठोर निर्णय गांधी जी ने लिया था, इसलिए अंदर अंदर कांग्रेस दल में उनका थोड़ा विरोध भी हो रहा था। कुछ लोग कह रहे थे साहब इतना बढ़िया आंदोलन खड़ा किया, असहयोग आंदोलन, अंग्रेज हिल रहे थे, आप ऐसे समय आंदोलन खत्म कर दिए, बंद कर दिए, स्थगित कर दिए। गांधी जी ने उस विरोध को भी स्वीकार किया और ये कहा कि भले ही वो सिपाही अंग्रेजों की तरफ से थे, अंग्रेजों के सिपाही थे, लेकिन वो सब भारतीय थे। एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 20 आरक्षी थे, कांस्टेबल थे। ये बहुत बड़ी घटना थी, गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाली घटना थी। पूरे देश में एक तरीके से लोग इस पर सोचना शुरू किए थे कि शायद हमारे ही देश के मिट्टी में पैदा हुए लोग जो मरे हैं, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। 1927 में 26 जनवरी को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक साइमन कमीशन का गठन करती है। साइमन कमीशन में सारे यूरोपियन नागरिक थे, उसमें कोई भारतीय नहीं था। उसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के लिए कुछ अनुशंसाएं देना था। और अंत में साइमन कमीशन तमाम जगह पूरे देश में, उस समय तो देश बहुत बड़ा था, पाकिस्तान भी हमारे भारत देश का अंग हुआ करता था, बांग्लादेश भी हमारे देश का अंग हुआ करता था। और साइमन कमीशन हर जगह बड़े बड़े शहरों में डिवीजन लेवल पर बैठ के करता था, लोगों से जनमत लेता था, लोगों से फीडबैक लेता था, इनपुट लेता था और अपनी अनुशंसाएं लिखता रहता था। पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। गांधी जी ने उसको नेतृत्व प्रदान किया। साइमन कमीशन, गो बैक साइमन का नारा लगा, तमाम जगह झंडे, पोस्टर, बैनर लेकर के लोग सड़क पर निकल आए कि साइमन को कहीं बैठने नहीं देंगे। अंत में 12 मार्च 1928 को जब लाहौर में बैठक होने जा रही थी साइमन कमीशन की, तो वहां का जो पुलिस कमिश्नर सैंडर्स था, उसने 144 लगा दिया। लाला लाजपत राय साहब जो पंजाब के फिरोजपुर में 1865 में पैदा हुए थे और गांधी जी से 4 वर्ष बड़े थे, और गांधी जी के एक तरीके से वो राजनीतिक गुरु के रूप में भी देखे जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले साहब और लाला लाजपत राय साहब ये राजनीतिक गुरु के रूप में माने जाते हैं गांधी जी। लाला लाजपत राय साहब उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। लाहौर जो बैठक होने जा रही थी साइमन कमीशन की, उसके विरोध कि किसी भी तरीके से हम ये बैठक नहीं होने देंगे, हमको बर्दाश्त नहीं। लाला लाजपत राय साहब, ये पंजाब नेशनल बैंक जो आज हम देख रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ बैंक था, क्योंकि वो साहूकारी प्रथा, जो सूदखोरी की प्रथा वो सेठ लोग करते थे पुराने जमाने में, वो उसके सख्त खिलाफ थे। जबकि वो खुद अग्रवाल समाज के थे, खुद एक मारवाड़ी वैश्य थे, लेकिन उन्होंने, वो आर्य समाजी थे और वो कट्टर पंथी विचार के थे इस मामले में कि हम किसी भी प्रकार से किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करें। सूदखोरी की प्रथा को समाप्त कराने के लिए, साहूकारी की जो गलत प्रथा थी उस समय गांव में फैली थी, आज भी कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि लोग लोन ले लेते हैं गांव में किसी बड़े आदमी से, और वहाँ 10%, 20% सूद पर लोन लेते हैं, और कैसे सूदखोरी होकर के अन्याय और अत्याचार उसके साथ शुरू हो जाता है। जिंदगी भर उसके यहाँ मजदूरी ही करता रह जाता है, गरीब आदमी, लड़की की शादी नहीं कर पाता ठीक से, बीमारी में दवा नहीं कर पाता। तो उस प्रथा को खत्म करने के लिए लाला लाजपत राय साहब ने 1893 में लाहौर के अनारकली मोहल्ले में, अनारकली बाजार है वहां पर लाहौर में, उस बाजार में सबसे पहली शाखा पीएनबी के स्थापित की 1893 में। आज देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ऐसे लाला लाजपत राय साहब 12 मार्च 1928 को जब लाहौर के किले की ओर आगे बढ़ रहे थे, सैंडर्स ने आदेश कर दिया कि सबको लाठियों से भगाओ मार करके, और खुद लाठी लेकर के मैदान में उतराया सड़क पर। उसने लाला लाजपत राय साहब के सिर में लाठी से प्रहार किया। लाला लाजपत राय साहब लहू लुहान होकर के वहीं लाहौर की धरती पर सड़क पर गिर पड़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब उनके साथ में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने उनको सिविल हॉस्पिटल लाहौर में भर्ती किया। लाहौर में
वो 5 दिन जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते रहे। 17 मार्च 1928 को लाला लाजपत राय साहब की सिविल अस्पताल में घायल अवस्था में मृत्यु हो जाती है और इससे गांधी जी के मन को बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि लाला लाजपत राय साहब के जो विचार थे, सात्विकता भरे विचार थे, समाज सुधार से जुड़े हुए विचार थे, वो गांधी जी को बहुत प्रभावित किए थे। और गांधी जी कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे कि जब हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम अहिंसाचारी हैं, हम अहिंसा के फॉलोअर हैं, ऐसी दशा में कैसे कोई हमारे स्वतंत्रता सेनानी पर, हमारे पुरोधा पर, इतने बड़े नेता पर जो निहत्थे थे, पूरा आंदोलन निहत्था था, किसी के हाथ में चाकू एक लाठी तक नहीं थी, किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था, कैसे लाठीचार्ज करके लाला लाजपत राय साहब को घायल कर सकता है कोई? और कैसे आज देखिए शहीद शहादत उनको हो गई, वो हमारे बीच नहीं है। गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। साइमन कमीशन भाग खड़ा हुआ उस घटना के बाद, क्योंकि लाला लाजपत राय की जो प्रतिष्ठा थी पूरे देश में, बहुत ही व्यापक स्तर की प्रतिष्ठा थी, उनका बहुत सम्मान करते थे बुजुर्ग नेता के नाते, समाज सुधारक के नाते। और फिर आर्य समाज उस समय बहुत प्रखर पर था, उत्कर्ष पर था, तो आर्य समाजी होने के नाते जो आर्य समाज के विचारों से प्रभावित लोग थे कि वो उनको बहुत सम्मान की दृष्टि देते थे। तो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, जो बांग्लादेश आज अलग है, वो भी हमारे देश का पार्ट हुआ करता था। पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश था। तो बांग्लादेश से लेकर के पूरे देश में ये घटना, लोगों ने इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय साहब की जो हत्या की है सैंडर्स ने, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी दौरान हमारे सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद साहब, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो उग्र विचारों के थे, गर्मपंथी विचारों के थे, उन्होंने संकल्प लिया कि किसी भी दशा में हम इसका बदला लेकर के ही मारेंगे। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 17 नवंबर 1928 को लाहौर के सिविल अस्पताल में लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु होती है। सरदार भगत सिंह ने यह संकल्प लिया था कि हम 1 महीने के अंदर सैंडर्स को वहीं पर लहू लुहान करके इसी लाहौर की धरती पर उसको खत्म कर देंगे। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की शहादत होती है और 17 दिसंबर 1928 को, यानी 1 महीना बीतते बीते, सैंडर्स पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में घुस करके हमारे तीनों अमर शहीद, जो भारत के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ नाम है, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों घुसते हैं और सैंडर्स के ऊपर गोलियों का बौछार करके उसको वहीं उसका वध कर देते हैं। सैंडर्स वहीं खत्म हो जाता है और उसकी लीला खत्म हो जाती है। ये बदला लेने का जो एक भाव था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में, ये भाव हम सबको भावुक कर देने वाला है। वास्तव में उन तीनों शहीदों को भी आज याद करने का दिन है, क्योंकि ये शहीद कोई मामूली व्यक्तित्व नहीं थे, एक अच्छे खाते पीते परिवार के लोग थे। और वास्तव में इनको 23 मार्च 1931 को उसी लाहौर जेल में बंद करते हुए फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। रावी नदी के किनारे ऐसे लाशें फेंक दी गई थी जैसे कोई वो लावारिस लाशें। ये मामूली घटना नहीं थी भारत के लिए, भारत को अपमानित करने की घटना थी। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और जब साइमन कमीशन की घटना हो गई, लाला लाजपत राय साहब शहीद हो गए, उसके बाद 1929 में 8 अप्रैल को एक बड़ी घटना घटती है, जब दिल्ली असेंबली पर बटुकेश्वर दत्त और शहीद सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था। बम फेंकने का उद्देश्य उनका यही था कि अंग्रेजी शासन को दहशत में रखा जाए, दहशत उनके अंदर पैदा किया जाए कि भारतीय अहिंसक जरूर हैं लेकिन अपनी रक्षा करना भी जानते हैं और तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास कराना भी जानते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने इस प्रकार से घटना की थी और वो सफल भी रही, दहशत पैदा भी हुआ अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन में ब्रिटेन तक ये संदेश गया कि इस आंदोलन को किसी भी तरीके से दबाया जाए,
उस समय लॉर्ड इरविन यहाँ का वायसराय हुआ करता था। लॉर्ड इरविन ने प्रथम गोल में सम्मेलन बुलाया, गांधी जी ने बहिष्कार कर दिया। गांधी जी ने फिर कहा कि जब तक आप हमारे सारे आंदोलनकारी नहीं छोड़ देंगे तब तक आपके किसी बैठक में हम नहीं आएंगे। उसी समय नमक कानून बना करके अंग्रेजी सरकार ने अन्याय करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। अपने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके 79 लोगों के साथ दांडी तक, जो दांडी एक समुद्र के किनारे एक छोटा सा कस्बा है, वहां तक उन्होंने पैदल यात्रा की थी। 385 किलोमीटर की यात्रा। उस यात्रा के बाद 12 मार्च को यात्रा शुरू हुई 1930 में और 6 अप्रैल तक वो यात्रा चली थी। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून समुद्र के किनारे दांडी में तोड़ा था। दांडी सत्याग्रह के नाम से उसको जाना जाता है और वहीं से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, नॉन ऑबिडियंस मूवमेंट। हम सरकार के किसी भी कानून को नहीं मानेंगे और विनम्रता पूर्वक नहीं मानेंगे। हम किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे। हम विनम्रता से अस्वीकार करते हैं कि सरकार जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद करके ठूस करके रखी है उसको बाहर निकाले, उसको रिहा करें। गांधी जी ने विरोध किया हर तरीके से और अंत में एक घटना घटती है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, जिसको आज प्रयागराज के नाम से हम लोग जानते हैं। वो घटना 27 अप्रैल 1931 को घटती है और उस घटना ने वास्तव में एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में, पूरे दुनिया में था। जब चंद्रशेखर आजाद के पीछे, क्योंकि वो भूमिगत होकर आंदोलन चलाते थे और उस आंदोलन के जरिए वो संदेश देते थे कि हम उग्रपंथ का भी सहारा लेकर के इस देश को किसी भी कीमत पर आजाद कराएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने 11 पुलिस कर्मियों को खत्म करके अपने कनपट्टी में गोली मार करके शहादत प्राप्त की थी। अल्फ्रेड पार्क, जिसको आज कंपनी बाग कहा जाता है और चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से उसका नाम रखा गया है, वो पार्क आज चंद्रशेखर आजाद की शहादत को याद दिलाता है। वास्तव में 5 मार्च 1931 को जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, उसके ठीक पहले ये घटना घट गई थी। 27 फरवरी 1931 को ये घटना घट गई। अंग्रेज बौखला गए थे कि हमारे 11 पुलिस ऑफिसर, अंग्रेज सिपाही, सब अंग्रेज ऑफिसर थे, कोई उसमें इंडियन नहीं था और उनकी हत्या कर दी गई। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 मार्च 1931 को जब बैठक बुलाई गई दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, गांधी जी को उसमें आमंत्रित किया गया। गांधी जी ने कह दिया कि जब तक आप हमारे साथ समझौता नहीं करोगे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा नहीं करोगे, हम आपके साथ कोई बात नहीं। इरविन ने कहा कि आप आइए हम बात करेंगे। 5 मार्च 1931 को बातचीत शुरू होती है गोलमेज सम्मेलन और उसमें अंग्रेजों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि जो अहिंसक आंदोलन में शामिल रहे हैं, जिन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया है, खून खराबा नहीं किया, हम उन्हीं को छोड़ेंगे, बाकी को नहीं छोड़ेंगे। 5 मार्च 1931 को एक तरीके से गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने ये विचार वहां पर व्यक्त किया कि कम से कम हमारे अहिंसक विचार के लोग, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको रिहा किया जा रहा है, तो हम इस समझौते का विरोध न करें और हिंसक जो आंदोलनकारी रहे उनके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे। अंत में उसी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। उसी महीने में ही 23 मार्च 1931 को रावी नदी के किनारे लाहौर बसा हुआ है। लाहौर के जेल में हमारे तीनों अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है लाहौर के जेल और रावी नदी के किनारे उनके लाश को लावारिस मान करके फेंक दिया जाता है। लाश भी उनके परिवार वालों को उपलब्ध नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना से पूरे देश को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। कालांतर में गांधी जी ने 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये अंग्रेजों के सामने शर्त रखी थी कि हम किसी भी दशा में अपने भारतीय सिपाहियों को तुम्हारे विश्व युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं लड़ने देंगे। तुम हमें लिख करके दो कि जब विश्व युद्ध समाप्त होगा, ये लड़ाई खत्म होगी, उसके बाद तुम देश छोड़ करके चले जाओ, आजाद कर दोगे भारत को।
इसके बिना हम भारतीय सिपाहियों को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। भारतीय सिपाहियों में उबाल आ रहा था क्योंकि उनके साथ भी अत्याचार हो रहा था, सेना के अंदर, पुलिस के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, हर जगह विद्रोह शुरू हो गए थे। अंत में 1942 में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। डू और डाई, करो या मरो का नारा देकर के हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व करते थे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट इसको इंग्लिश। तो 8 अगस्त को जब आंदोलन उन्होंने छिड़ा, अगले दिन ही उनको गिरफ्तार करके पूना के सर आगा खां पैलेस में उनको बंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, गिरफ्तार। और उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी भी थी, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी उनके साथ बंद किए। दुर्भाग्य रहा कि 1944 में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का देहांत भी उसी आगा खां पैलेस में ही हुआ, उनके साथ ही रहती थी। और वहीं आज उनकी समाधि भी बनी है। अभी इत्तेफाक से हमको उधर जाने को मिला था, मेरा सौभाग्य है कि हम वो सर आगा खां पैलेस भी घूमने का मौका मिला, उस समाधि को भी हम दर्शन करके आए। कस्तूरबा गांधी के वास्तव में विचारों का भी प्रभाव, की पत्नी के भी बहुत सारे चिंतन के प्रभाव पथ पर भी पड़ते हैं। कस्तूरबा गांधी कभी भी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ती थी और गांधी जी के हर सुख सुविधा और उनके परेशानियों में उनके साथ खड़ी रहती थी। पत्नी के देहांत से गांधी जी बहुत ही मर्माहत हुए थे और परेशान हो गए थे, लेकिन बिना विचलित हुए उन्होंने संकल्प लिया कि हम आजादी की लड़ाई को जारी रखेंगे। भले हमको कैद करके इस सर आगा खां पैलेस पूना में रखा गया है, लेकिन हम अपने आजादी की लड़ाई को जारी रखेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। इत्तेफाक से 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया यूरोपीय मित्र राष्ट्रों के सामने, क्योंकि नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था। और उस 8 अगस्त और 9 अगस्त 2 डेट में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा। परमाणु बम आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाला एक हथियार है और नागासाकी हिरोशिमा पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। जापान एक महाशक्ति के रूप में उस समय जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी और इटली ये एक तरफ थे और बाकी यूरोपियन कंट्रीज और रूस वगैरह दूसरी तरफ थे। तो एक ध्रुवीकरण पूरे दुनिया का था, ग्लोबलाइजेशन टाइप का था। एक ध्रुव दूसरा था, दूसरे ध्रुव पर दूसरे देश थे। जापान जब हार गया तो उसके बाद अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा हुआ था, लेकिन गांधी जी ने संकल्प लिया कि जिस तरीके से विद्रोह चल रहा है, पुलिस में विद्रोह, नेवी में विद्रोह, सेना में विद्रोह, अब तुम्हें देश छोड़कर जाना होगा। तुम्हारे रक्षक ही तुम्हारे सामने भक्षक बन के खड़े हैं, तो अपनी जान नहीं बचा सकते। देश में चारों तरफ आक्रोश फैला। अंत में उन्होंने 3 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और देश को आजाद करने की एक तिथि निर्धारित कर दी कि 15 अगस्त 1947 को इस देश को हम आजाद कर देंगे। और उसके साथ उन्होंने षड्यंत्र करते हुए 26 जुलाई 1947 को एक क्लास जोड़ दिया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। उसमें यह कह दिया कि ये देश आजाद तो जरूर होगा, लेकिन 2 टुकड़ों में बटेगा। एक भारत कहा जाएगा और दूसरा पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। ये वास्तव में भारत के लिए बहुत एक आघात पर आघात जो लगते चले आ रहे थे, ये शायद सबसे बड़ा आघात आजाद होते होते भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के ठीक पहले सबसे बड़ा आघात हम इसको मानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। कि हमारा देश 2 टुकड़ों में, आज तो 3 टुकड़ों में, आज बांग्लादेश भी आजाद हो गया। कितना विशाल भारत था मेरा, कितनी भाषा और संस्कृति के लोग हमारे देश में निवास करते हैं। संविधान में अगर हम 343 धारा 343 पढ़ते हैं तो लगता है देखिए संवैधानिक भाषा के रूप में हमें कैसे 22 राजभाषाओं को दर्जा देना पड़ा। इतनी विविधताओं वाला देश, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ये 22 राजभाषाएं हमारे देश की ऐसी भाषाएं हैं जो विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। और ये धारा 343 संविधान की जो धारा है और 8वीं अनुसूची है, उसमें ये इंगित की गई है, लिखी गई है, ये संवैधानिक राजभाषा का दर्जा इनको प्राप्त है। इतने विविधताओं वाला, इतने पंथ हैं हमारे यहाँ, इतने तरीके के पहनावे ओढ़ावे हैं, इतनी परिधान है, इतने वेशभूषा वाला देश हमारा, इतनी संस्कृतियों वाला देश हमारा, और उसको तोड़ करके
बांट दिया गया, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। गांधी जी ने उस समय बहुत प्रयास किया कि ये ऐसी घटना ना होने पाए, और दुर्भाग्य रहा कि इस घटना के बाद इतना बड़ा दंगा हुआ पूरे देश। उस पर अगर हम आएंगे तो बहुत देर लगेगी, लेकिन बहुत बड़ा दंगा हुआ और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोनों संप्रदाय के लोग उसमें मरे। अंत में गांधी जी ने उसमें सत्याग्रह करके नोआखाली, जो बांग्लादेश में चला गया, नोआखाली एक शहर है, वहां पर दंगे का सबसे बड़ा दंगा नोआखाली का दंगा कहा जाता है 1947 का, जब देश आजाद हुआ था। और नोआखाली में गांधी जी ने जाकर के 1 महीने तक अनशन किया था, व्रत किया था, सत्याग्रह किया था और स्वच्छता अभियान चला करके सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। वो नोआखाली का उनका सत्याग्रह आखिरी सत्याग्रह था और वो सफल भी रहा बहुत सीमा तक। नोआखाली के में जो दंगा फैला हुआ था वो काफी कंट्रोल हुआ था, शांत हो गया था। उन्होंने अपने ग्रंथ में भी ये सब चीजें लिखी। गांधी जी की जो जीवन से जुड़े हुए जो मुख्य घटनाएं थी वो यही थी। अंत में 30 जनवरी 1948 को एक बहुत ही दुर्दांत घटना घटती है इस देश के साथ। इतने बड़े, जिनको महात्मा नाम दिया गया, जिनको राष्ट्रपिता कहा गया कालांतर में, महात्मा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको दिया था। बापू कहा था ये तो महान आत्मा है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बाद में हमारे कवि, राष्ट्र कवि ने ये चीज लिखी। ये वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व था जिसके बारे में जितना भी बात किया जाए, जितना भी अनुसंधान किया जाए, वो कम है। इन्होंने वास्तव में न केवल भारतीयों को प्रभावित किया बल्कि विदेश में भी लोगों को बहुत प्रभावित किया अपने विचारों से। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में लंदन में बनाई गई थी। वो सोसाइटी के लोग इनके पास जब ये लॉ की पढ़ाई कर रहे थे लंदन में, सीखने के लिए आते थे, इनके विचारों से प्रभावित होते थे, इनके पास बैठना पसंद करते थे। एक महान व्यक्तित्व थे हमारी गांधी जी। लेकिन 2 लोगों ने उनकी हत्या की 30 जनवरी 1948 को। शायद उनके विचारों से सहमत नहीं थे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। इन दोनों को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। दोनों लोगों को जिन पर हत्या का इल्जाम था, दिल्ली के तिहाड़ जेल में उनको फांसी दी गई 15 नवंबर 1949 को। गांधी जी के जीवन से निकला हुआ जो दर्शन था, जो विचार थे, उन पर मैंने अभी जो शुरू में सूत्र बताया था उसको शॉर्ट में हम बताते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर रखेंगे अपनी बात को। सर ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हैं आपका? अभी मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के दर्शन को हम 12 भागों में देखते हैं। कुशास्वा, इसके बाद सुसानखा और सर्वन्यूग वसु, ये पांच के स्लैब में हमने बनाकर रखा है। और इसमें सबसे पहला है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग आप जानते हैं कि आज हम तो 2 जिलों में सीडीओ भी रहे हैं। मेरा अनुभव है कि जो PMGSY एक स्कीम चलती है भारत सरकार की, जिसमें बैंक से लोन लेकर के महिलाओं को स्वरोजगार देने का एक बहुत बड़े मिशन चलता है। गांव में जैसे महिलाएं कढ़ाई करना जानती हैं, बुनाई करना जानती हैं, सिलाई करना जानती हैं, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जरूरत, पंखे बना लेती हैं, जो गर्मियों में पंखे हाथ से चलाए जाते थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। सब लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े होंगे, जानते होंगे। ये कुटीर उद्योग की जो संकल्पना थी, ये गांधी जी की देन है कि गांव में किस प्रकार से अगरबत्ती, मोमबत्ती और छोटे छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे करके जो गरीब और वंचित लोग हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, उनको रोजी रोटी से जोड़ें। गाय और गोबर, पशुपालन, कृषि, खेती, जिसमें हम शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, शुद्ध पानी प्राप्त करते रहे हैं। अपने घर के खाद से ही हम अनाज पैदा करके, देशी खाद से, वो जो शुद्ध अनाज खाते हैं, शुद्ध दूध पीते हैं, वो जो जीवन को आनंद कर देने वाला है, जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, उन्नत करने वाला है, स्वस्थ रखने वाला है, वो कुटीर उद्योग ही दे सकता है। और जो अंदर से स्वाभिमान की भाव,
स्वावलंबी होने का जो भाव पैदा होता है। जो गरीब महिलाएं हैं, गांव में आप जाकर के देखिए, तो 2-2 रुपए, 4-4 रुपए, 8-8 रुपए, 10-10, 20-20 रुपए उनकी बुजुर्गी में या महिलाओं में तमाम सारी चीजें, आवश्यकताएं उनकी होती हैं। कहीं दवा की जरूरत है, कहीं बच्चों की फीस भरने की जरूरत है, बहुत सारी आवश्यकताएं परिवार में होती हैं। हर चीज के लिए उनको स्वावलंबी अगर बना दिया जाए, गांव के लोगों को स्वावलंबी बना दिया जाए विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जोड़ करके, तो हमारे जब गांव समृद्ध हो जाएंगे, सशक्त होंगे, स्वावलंबी होंगे, तो ये देश अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। ये संकल्पना बहुत पुराने प्राचीन भारत से, यानी पुरातन को नूतन से जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास था हमारे गांधी जी का। कुटीर उद्योग के साथ साथ सत्याग्रह पर अभी मैंने आपसे चर्चा की, ये था। सत्याग्रह के साथ साथ अंत्योदय उन्होंने एक शब्द यूज किया, देखिए उन्हीं के वर्ड है, सत्य के साथ प्रयोग। एक जो उन्होंने किताब लिखी है एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसमें ये सब चीजों का बड़ा सुंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन देते हुए समझाने की कोशिश की है अपने दर्शन कि किस प्रकार से हम सत्य के प्रति अपना हट, कि हम सच्चाई से नहीं डिगेंगे, तुम्हारे किसी कानून कायदे, तुम्हारे किसी प्रेशर में हम नहीं आने वाले हैं, सच्चाई जो है उसको तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये सत्य के प्रति एक आग्रह का जो भाव था, ये गांधी जी की संकल्पना थी। ये शब्द भी गांधी जी ने ही पैदा किया, अंत्योदय शब्द, यानी अंत यानी आखिरी आदमी, द लास्ट मैन, द अल्टीमेट मैन ऑफ आवर सोसाइटी हैज टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ आवर सिस्टम। ये उनकी जो संकल्पना थी, जो हमारे समाज का सबसे आखिरी आदमी है, अंतिम व्यक्ति है, उस अंतिम व्यक्ति को हमारे पूरे सरकारी सिस्टम का लाभ मिले, वंचित को लाभ मिले। पेट भरे हुए आदमी को आपको खाना खिलाने का कोई कोई मिलने वाला नहीं, जो भूखा है, प्यासा है, उसको अगर आप खाना और पानी पिला देंगे, उसका जो लाभ और आपके अंदर जो आत्मसंतुष्टि का भाव होगा, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। बेजोड़ संकल्पनाएं हैं ये गांधी जी की। अंत्योदय, कि हमें सबसे आखिरी व्यक्ति का विकास करके दिखाना है, और उसके विकास के बाद फिर विकास तो चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। बड़े बड़े लोग तो अपना विकास कर ही रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नौकरी पेशा लोग हैं, बड़े बड़े संसाधनों वाले लोग, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हमारे देश में, बहुत सारे व्यक्तियों से जुड़े हुए लोग हैं। वो तो अपना संसाधन अपने आप जुटा ही लेते हैं, खाने पीने का, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो वंचित व्यक्ति है, उसको उठाने का, उसके उत्थान का जो सबसे बड़ा एक मार्ग उन्होंने दिखाया, वो अंत्योदय का था, जो अभी हमारे सिंह सर ने भी इस चीज का जिक्र किया था। और उसके बाद स्वदेशी, स्वदेशी का प्रयोग, खादी का प्रयोग, और सात्विक जीवन, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना। किसी भी पशु, मछली या अंडे का सेवन न करें। गांधी जी का विचार था कि जो हमारे शरीर में अष्ट धातु होती है, 8 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, चर्म और शुक्र, ये 8 धातुएं होती हैं, जिससे उसी संकल्पना से, शास्त्रीय संकल्पना से अष्ट धातु मूर्ति वाली संकल्पना आई, जो आप मंदिरों में सुनते हैं कि अष्ट धातु की मूर्ति है। ये 8 प्रकार की धातु वाला जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, वही भारतीय दर्शन, जो हमारे सांस्कृतिक दर्शन में ये सब बातें आई हैं कि 8 प्रकार के धातुओं से शरीर निर्मित है। इन 8 धातुओं का कहीं ना कहीं विद्यमान होना, अंडे के अंदर विद्यमान होना, गांधी जी की संकल्पना थी कि अंडे में तो एक भ्रूण होता है, जैसे एक मनुष्य का भ्रूण होता है, पेट में पलता है बच्चा, वैसे वो भी कहीं ना कहीं किसी पक्षी का बच्चा उसमें पल रहा होता है, और उसमें रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, चर्म, शुक्र, ये 8 धातुएं होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि इन 8 धातुओं में कौन सी ऐसी धातु है जो खाने लायक है। रस का मतलब आंसू, पसीना, रक्त, खून, रस, रक्त, मांस, क्या खाने वाली चीज। मेद, मेद जो हड्डी के अंदर जो एक रेशा टाइप का पार्ट होता है, उसको मेद कहा जाता है, जिससे हड्डी के अंदर लचीलापन होता है, नहीं तो हम ये हाथ ऐसे मोड़ नहीं सकते। मज्जा, चर्बी, अस्थि, हड्डी, शुक्र, सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा चर्म, चमड़ी, क्या इनमें से कोई चीज खाने वाली है? धरती पर पैदा हुआ है, वो अस्पृश्य नहीं हो सकता, वो अछूत नहीं हो सकता।
अनटचेबल कैसे आप मान सकते हो किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को? आप अपने घर में कुत्ते को पाल लेते हैं तो गली गली घूमता है। बहुत सारे पशु पक्षी हम लोग पाल लेते हैं अपने घर में पेट के रूप, और उसको हम अपने घर में रखते हैं। ऐसी दशा में किसी भी व्यक्ति को हम कैसे अछूत मान सकते हैं? उन्होंने अस्पृश्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया अपने दर्शन में कि नॉन टचेबिलिटी, कोई भी व्यक्ति नॉन टचेबल नहीं है, हर व्यक्ति टचेबल है। अस्पृश्यता का विरोध होना चाहिए, हर व्यक्ति स्पृश्य है यानी स्पर्श करने योग्य है। और सर्वधर्म संभाव की उनकी संकल्पना थी, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सारे धर्मों को एक साथ एक फोरम पर लाने का उनका जो विचार था वो सर्वधर्म संभाव, ये भी नाम हमारे गांधी जी ने ही पैदा किया था। इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता, मिनिमम रिक्वायरमेंट, सबसे कम यानी 12 हाथ की धोती में वो अपना पूरा नीचे से ऊपर तक लपेट करके बैठे। किसी भी प्रकार से कहीं कोई अनावश्यक चीज रखना ये कहीं ना कहीं जहमत भरा होता है, उससे बचना चाहिए। ये संकल्पना, ये दर्शन गांधी जी का दिया हुआ था कि न्यूनतम आवश्यकताओं में हम अपने जीवन को जिए, बाकी चीजें दूसरों के लिए छोड़ दें। जैसे पक्षी होता है, पशुओं को आप देखते हैं कि जितना उसका भूख होगा उतना ही चारा खाएगा। उसके बाद ये नहीं है कि कुछ जेब बना हो उसके पंख में या उसके कहीं सींग में कोई पॉकेट हो तो उसमें कोई भर ले। हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने वाली चीज कहीं है तो कोशिश करते हैं मुट्ठी भर लिए, खाएंगे भले ही 2 पीस, लेकिन उसको रख लेंगे, चलो कहीं रास्ते में खाते पीते रहे। ऐसा हमारे पशु पक्षी नहीं करते। ये पशु पक्षी और प्राकृतिक जीव है, जितनी आवश्यकता है खाए फिर उड़ गए, उसकी चिंता नहीं करते कि अभी बचा हुआ है लाओ इसको भी कहीं डालने, अपने चोंच में ही भरे रखें। और चोंच में अगर वो भर के कहीं ले भी जा रहे हैं तो केवल अपने बच्चों को खिलाने के लिए तुरंत ले जाते, घोंसले में घुसेंगे और खिला करके, आप सब लोग देखते होंगे पक्षियों। ये जो अवधारणा जब एक पशु पक्षी इस तरीके का कर सकता है तो हम ये न्यूनतम आवश्यकता वाला जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, ये हम अपने जीवन में क्यों नहीं उतार सकते? हम क्यों, अगर 4 शर्ट में मेरा काम चल सकता है तो हम 10 शर्ट क्यों रखें, 15 पैंट क्यों रखें? हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही हम सामान अपने पास रखें, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दें। जिनको गांधी जी ने अपने हिसाब से उनको नाम दिया और वो नाम इतने प्रचलित हुए कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में उसको लोग याद करते हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व के साथ वो सारा विचार भी उनके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको आज स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। गांधी जी के ही बहुत बड़े अनुयायी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जो इस देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो मात्र 1.5 साल या कुछ और 15 दिन, महीने आप जोड़ लीजिए, इतनी अवधि तक के लिए ही प्रधानमंत्री थे। इनका जो जन्म था वो 2 अक्टूबर के आज के ही दिन 1904 में बनारस के मुगल सराय में हुआ था। वहां पर इनके जो पिताजी थे शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी, वो राजस्व विभाग में लिपिक हुआ करते थे, बाद में टीचर भी रहे। बहुत ही छोटे, एक कम आवश्यकता वाले, कम संसाधन वाले परिवार में जन्म लेकर के भी लाल बहादुर शास्त्री जी अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाता है और उनकी माताजी अपने मायके में ले जाकर अपने 3 बच्चों को पालती हैं। ननिहाल में पालन पोषण होता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। बनारस में काशी विद्यापीठ में उन्होंने 1921 में शास्त्री की डिग्री हासिल की। इसके पहले लाल बहादुर श्रीवास्तव लिखा करते थे, श्रीवास्तव टाइटल उन्होंने हटा दिया और जब वो ग्रेजुएट हो गए संस्कृत में और काशी विद्यापीठ में तो उन्होंने शास्त्री नाम, शास्त्री उपाधि अपने नाम के साथ लगा दिया। पहली बार उनकी गिरफ्तारी 1921 में हुई असहयोग आंदोलन के दौरान। फिर 1925 के आंदोलन में भू राजस्व को लेकर के जो आंदोलन चला था उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। 1931 के आंदोलन में वो गिरफ्तारी दिए। 1939 और 40 में वो जेल में बंद रहे। तमाम बार उन्होंने लाठियों और कोड़ों के प्रहार झेले आजादी की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री जी। 1942 के
भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के कदम से कदम मिलाते हुए उन्होंने संघर्ष किया। और जब देश आजाद हुआ तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत इस उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे और पंत साहब के साथ ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इनको 3 विभाग दिया गया था, गृह, यातायात और परिवहन, ये 3 डिपार्टमेंट। इन्होंने उस दौरान अनुभव किया जो बहुत सारे आजादी की लड़ाई के दौरान इन्होंने संघर्ष झेला था, देखा था अपनी आंखों से, खुद अपने शरीर पर प्रहार झेले थे। उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने सुधार के कार्यक्रम शुरू किए। गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसमें उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव कराया कि जो लाठी से प्रहार करके लोगों को घायल कर दिया जाता है, भीड़ को, ये सब हमारे देश के नागरिक है, ठीक है, किसी बात से नाराज हो गए होंगे, आज वो सड़क पर उतर आए हैं, इनको हम लाठी के बजाय और कोई विकल्प ढूंढ सकते हैं। कैबिनेट में, विधानसभा में उन्होंने पास कराया पंत जी के नेतृत्व में कि पानी के बौछार का पहले प्रयोग होगा, अगर ये आंदोलनकारी पानी के बौछार से नहीं भागते हैं तभी लाठी का प्रयोग। ये पानी के बौछार से आंदोलनकारियों को भगाने का जो एक विकल्प आज हम लोग देख रहे हैं, पुलिस प्रयोग करती है कि कैनाल वाटर से उसको फेंक करके वाटर के प्रहार से, पानी के प्रवाह से लोगों को प्रभावित करके भगाया जाता है भीड़ को, कि चोट भी ना लगे, जब भीग जाएगा तो भीगे कपड़े वजनी हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो विकल होकर के भागेगा, परेशान होगा, आंदोलन समाप्त होगा। ये एक विकल्प कोई देने वाला अगर था लाठी चार्ज के बजाय तो वो हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो गृह मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में उस समय थे। उनके पास पुलिस और यातायात का भी जिम्मेदारी थी। एक विभाग उनके पास था परिवहन का। एक बड़ा ही उन्होंने अद्भुत और ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि बस चलती थी उस समय, जो बसों में कंडक्टर सब मेल पर्सन होते थे, पुरुष होते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने निर्णय लिया कि ये जो आधी आबादी हमारे बीच में रहती है, माताओं बहनों की, बेटियों की आबादी, इनको हम क्यों नहीं आप लाइए, इनको भी सेवाओं में लाइए, आगे निकालिए। इनको केवल चार दीवारी के अंदर बंद करके, उनको चूल्हा चक्की में बांध करके, उनको पर्दे में रख करके, उनको बिल्कुल उनके व्यक्तित्व को, प्रतिभाओं को कुंठित करके, दबा करके, कुचल करके रखा जा रहा था। कि भारत में जब ये बहुत बीच में जो हमारे कुछ 400, 500, 800 साल जो बीच में हमारे यहाँ आक्रांता जब आए, तो भारत बड़ा आक्रांत रहा, तमाम सारे आक्रमण को झेलता रहा और हमारी संस्कृतियों को भी बदलने की बहुत सारी कोशिश हुई। संस्कृतियां ऐसी आ गई, पर्दा प्रथा हमारे यहाँ कभी नहीं था। पर्दा प्रथा भी ये 1200 ईस्वी के बाद शुरू हुआ है। उसके पहले कोई पर्दा प्रथा हमारे किसी भी शास्त्र में देखने को नहीं मिलता। किसी भी आप किताब को, पुरानी किताबों को उठाकर पढ़िए, किसी भी शास्त्र में आपको पर्दा प्रथा नहीं मिलता। पर्दा इसलिए स्त्रियां करने लगी क्योंकि उनको गलत नजर से देखा जाने लगा था। एक ऐसा वातावरण बन गया, एक ऐसी संस्कृति यहाँ डेवलप कर दी गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि एक धरती से जुड़े हुए एक संघर्षशील व्यक्तित्व थे, उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि हम महिलाओं को आगे निकालें। उन्होंने बस में जो कंडक्टर बनते थे, वो कहा 30% कंडक्टर महिलाएं बनेंगी। जितनी पढ़ी लिखी हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको सबको आप चयन करिए, उनका इंटरव्यू लीजिए और उनको भर्ती करिए। अंत में वो भर्ती हो। 30% बस में जो कंडक्टर हुआ करते थे वो महिलाएं। एक आमूलचूल परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन करने की कोशिश हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। उसके बाद 1952 में जब नेहरू जी की पहली सरकार बनी, सबसे पहला चुनाव देश में लोकसभा का 1952 में हुआ था, 1952 में। और नेहरू जी इलाहाबाद के पूर्व संसदीय क्षेत्र से सांसद बनकर के आए थे, डॉक्टर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को हरा करके। और नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत को गृह मंत्री बनाया गया था और लाल बहादुर शास्त्री जी को रेल मंत्री बनाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल में सुधार करने के लिए, अंग्रेजों का बनाया बहुत बड़ा सेटअप था 1853 में,
सबसे पहली रेल चली थी बॉम्बे से ठाणे तक, 54 किलोमीटर की रेल यात्रा। उस रेल निर्माण से लेकर के जब 1952 में ये रेल मंत्री बनाए गए, यानी 100 साल के बाद, लगभग 100 साल के बाद, तो उन्होंने रेल में आमूल चूल सुधार के बहुत सारी पॉलिसीज तैयार की। आप पढ़िए, आप अगर दिल्ली के संग्रहालय में जाइए, दिल्ली में जो म्यूजियम बना है, हमने यहाँ 4-5 म्यूजियम देश के देखे हैं। हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि ये बड़ी प्रेरणाप्रद चीजें हैं। दिल्ली का म्यूजियम आप देखिए, कोलकाता का जो म्यूजियम है विक्टोरिया पैलेस में बनाया गया है, अद्भुत म्यूजियम है। जितनी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई चीजें हैं सब आप वहां देख लें। ये जो रेल को लेकर के पॉलिसी ड्राफ्ट किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, वो पहली पॉलिसी कैसी थी, वो सब चीजें वहां, किताबें भी मिलती हैं उस जमाने की, संसद की जो उस समय चीजें थी वो सब भी कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ने को पाते हैं, देखते हैं। विक्टोरिया पैलेस में कोलकाता में जाइए, गजब का म्यूजियम बना हुआ। वो जॉर्ज पंचम ने विक्टोरिया के आगमन के खुशी में जो है 1911 में विक्टोरिया पैलेस बनाया था कोलकाता में। आज इतना खूबसूरत वो दिव्य महल जॉर्ज पंचम का बनवाया हुआ, पहली बार विक्टोरिया भारत आ रही थी तो विक्टोरिया को ठहरने के लिए वो महल बनवा डाला, इतना विशाल महल। वो आज संग्रहालय के रूप में है, म्यूजियम के रूप में है। और उसमें आप देखिए वैदिक काल से लेकर के सल्तनत काल, मध्ययुगीन काल जो था, और कालांतर में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी, उनसे जुड़े हुए रिलेटेड तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज अभिलेख वहां आपको देखने पढ़ने को मिलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जो घर है कोलकाता में बना हुआ, मैंने देखा है जाकर के वहां कोलकाता में उनके घर जाइए, वो जो गाड़ी यूज करते थे, घर में घुसते ही गेट के अंदर ही आपको गाड़ी खड़ी मिलेगी, और उनके घर को पूरा संग्रहालय का रूप दे दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो कपड़े पहनते थे, जो अस्त्र शस्त्र रखते थे, टोपी लगाते थे, चश्मा लगाते थे, जो भी उनकी दैनिक उपयोग की चीजें थी, वो आज बिल्कुल सुसज्जित तरीके से शीशे के अंदर सजाकर करीने से रखी गई है। ये अद्भुत है, देखने से प्रेरणा मिलती है और लगता है कि अच्छा, जितने लेटर्स लिखे थे, जितने भी पत्राचार अपने परिवार से उन्होंने किया था, जहां जहां जो जैसे आईसीएस बने 1921 में, कैसे उन्होंने फिर रिजनेशन दिया, वो सारे रिजनेशन के लेटर बिल्कुल लैमिनेट करके उसमें रखे गए। आप पढ़िए, आनंद आता है देख करके कि नेताजी की राइटिंग कितनी खूबसूरत थी, कितने सुंदर तरीके से अंग्रेजी या बांग्ला में लिखा करते थे। तो ये हमको प्रेरणा, आप बॉम्बे का, मुंबई में जाइए, मुंबई का जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, अद्भुत, बहुत बड़ा संग्रहालय है। हम समझते हैं कि ये 3-4 जो संग्रहालय हमको देखने को मिले हैं, ये हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए अद्भुत यादों के रूप में, और वो हम भूल नहीं पाते। उनसे हम बहुत सारी चीजें सीख करके भी आए, समझ करके भी आए। और जब भी इन शहरों में जाएं, म्यूजियम जरूर देखें। अपने स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी हुई तमाम सारी धरोहर की चीजें वहां रखी हैं, और उसके पहले की बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, उनको जरूर देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। अपने बच्चों को, अपने संतानों को, अपनी पीढ़ी को जरूर दिखाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी 1952 में जब रेल मंत्री बने, उसके बाद 1956 में ग्वालियर में एक घटना घट गई, आज के हिसाब से बहुत छोटी घटना आप मानेंगे। उस रेल दुर्घटना में रेल की पटरी, रेल जो है पटरी से डिटैक हो गई, पलट गई, और उसमें बुजुर्ग आदमी की डेथ हो गई। ऊपर के बर्थ पे वो सो रहे थे, हेड इंजरी हुई, और हेड इंजरी होने के नाते उनकी डेथ हो गई। एक आदमी की डेथ से लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नैतिकता के, हम उनको प्रतिमूर्ति कह सकते हैं, रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देते। कहा मैं रेल मंत्री बनने लायक नहीं हूं, नेहरू जी हमको आप हटाइए मंत्रालय से। मेरे रहते रेल मंत्रालय देखते हुए, और मेरा एक नागरिक रेल दुर्घटना में समाप्त हो गया, निधन हो गया उसका। नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया। कालांतर उनको और भी मंत्रालय दिए जाते रहे। 1961 में जब पंडित गोविंद वल्लभ पंत की मृत्यु हो गई, तो गृह मंत्री बनाए गए हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी। गृह मंत्री के रूप में पुलिस प्रणाली को लेकर के जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हमारी होती है, उसमें आमूल चूल सुधार के बहुत सारे काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने किए थे। जो उन्होंने पॉलिसी ड्राफ्ट की, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। उसके बाद
दूसरे जो एक गृह मंत्री के रूप में याद किए जाएंगे पूरे देश के इतिहास में, भारत सरकार के इतिहास में, वो लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने सीपीएमएफ का जो सेटअप था, जो हमारे यहाँ सीआरपीएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, बीएसएफ होता है, या आज जो हम एक पूरा ढांचा देख रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा की प्रणाली, भारत तिब्बत सीमा पुलिस होती है, आईटीबीपी। इसके अलावा जो एक वो जो इधर नेपाल के बॉर्डर पर 12-13 जिलों में हम देखते हैं कि वो लगाते हैं शांति, एसएसबी कहते हैं ना इंस्पेक्टर साहब, शांति सुरक्षा बल। वो सारा देन अगर किसी का है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, और उसके बाद ये हमारे दूसरे लौह पुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री साहब। इन्होंने उस सीपीएमएफ का ढांचा, पुलिस कैसे होनी चाहिए, पुलिस की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, पुलिस के ट्रेनिंग की क्या शेड्यूल होने चाहिए, पुलिस के प्रशिक्षण की प्रणाली क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पुलिस को बताना सिखाना है, जिससे आंतरिक सुरक्षा जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है वो मजबूत बने और जनता सुरक्षा की का एहसास करे। ये पूरा सेटअप जितना भी पूरे इंडिया में, हम पूरे भारत में आप देख रहे हैं, ये दो महान विभूतियों ने हमको दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जी। जब 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो एक शून्यता आ जाती है, जैसा कि अभी हमारे सीओ सर ने भी ये चीज बताया कि इसे खालीपन, आप कौन संभालेगा इस देश को। 1962 की चीन की लड़ाई झेलने के बाद देश में बहुत प्रकार के संकट खड़े हो गए थे। एक तो आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाह्य सुरक्षा की चुनौती हमारे लिए थी कि चीन और पाकिस्तान की सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं थी। खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था क्योंकि बहुत बड़ा अकाल पैदा हो गया था, कई 2-3 साल तक अनाज नहीं पैदा हुआ था देश में। अमेरिका से गेहूं आने लगा था, लाल रंग का जो गेहूं था। ये गेहूं या चावल, दलहन, तिलहन, बहुत सारी चीजें जो उत्पाद थी विदेशों से मंगा करके हमारे देश के लोगों का पेट भरा जाने लगा। खाद्यान्न संकट, फिर महामारी का संकट, फिर ये बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का संकट। इतने बड़े संकट के दौरान जब जवाहरलाल नेहरू जी की जब डेथ हुई, उसके बाद केवल एंड केवल अगर वहां पर किसी को उपयुक्त पाया गया प्रधानमंत्री के पद के लिए तो हमारे महान विभूति के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनको देश का प्रधानमंत्री 8 जून 1964 को बनाया गया। 1964 में 8 जून को जब शपथ ग्रहण की हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तो सारी चुनौतियों पर उन्हें लगातार बैठ के कैबिनेट के साथ, बड़े बड़े विभूतियों के साथ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, बड़े बड़े किसानों के साथ, और जैसा कि विश्व सर ने कहा कि कद में देखने में छोटे लेकिन अद्भुत प्रतिभा थी, विशाल व्यक्तित्व था, विशाल सोच थी उस महान आत्मा की। और उन्होंने 1964 से लेकर के 1965 में जब लड़ाई हुई, भारत पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उस हमले में जिसमें वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने 21 तोपों को नष्ट करके, पाकिस्तान के तोपों को नष्ट करके अब्दुल हमीद ने शहादत प्राप्त की थी। गाजीपुर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के। इत्तेफाक से मैं एडीएम रहा हूं, इसलिए मैं उनके गांव में जाता था श्रद्धांजलि। उनकी विडो जो है, उनकी विधवा वहां मिलती थी। तो वीर अब्दुल हमीद साहब जो थे वो हमारे बहादुर सिपाही, एक जाबाज सेना के अधिकारी थे। 21 तोपों को नष्ट कर दिया था और न जाने कितने पाकिस्तानी सैनिकों को वहीं पर कत्ल कर दिया था, मार दिया था, और खुद भी शहादत प्राप्त कर दी थी। 1965 की वो जो भारत पाक की लड़ाई है और कभी नहीं भूल सकते। वो लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उस लड़ाई को भारत ने जीता और पाकिस्तान की धरती पर लाहौर की सीमा तक ले जाकर के भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। अंत में पाकिस्तान झुका। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो था उस समय याकूब खान को शरणागत होना पड़ा भारत के साथ, और रूस जो मध्यस्थता कर रहा था दोनों देशों के बीच में, सोवियत संघ जो पहले हुआ करता था टूट करके रूस और तमाम सारे देशों में बैठ गया। सोवियत संघ था उस समय। सोवियत संघ में उज्बेकिस्तान एक प्रांत हुआ करता था जो आज एक सॉवरेन कंट्री के रूप में है,
स्वतंत्र देश के रूप में हुए। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद थी। वहां पर रूस ने आमंत्रित किया कि आप दोनों देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री गण हैं, आइए ताशकंद में आप बैठिए और समझौता करिए, ये युद्ध समाप्त करिए और शांति वार्ता के जरिए हम इसका समाधान निकाल करके, रास्ता निकाल करके दोनों देशों को युद्ध की विभीषिका से बचाने का प्रयास करते हैं। सोवियत संघ के नेताओं के पहल पर ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी थी, उस ताशकंद शहर में ताशकंद समझौता होता है। 10 जनवरी 1966 को ये समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। याकूब खान साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने वहां समझौता किया। उस समझौते में 3 बातें रखी गई थी। पहला ये कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। दूसरी बात कि शांति वार्ताओं के जरिए दोनों देश प्रत्येक मतभेद का समाधान निकालेंगे। और तीसरी बात थी कि लाहौर की सीमा तक जो भारत ने पाकिस्तान की धरती पर कब्जा कर लिया था, हमारे सैनिकों ने, बहादुर सैनिकों, वो जमीन पाकिस्तान को पुनः वापस कर दी जाएगी और दोनों पक्ष जो भी युद्धबंदी के रूप में सैनिकों को बंद किए हुए हैं अपने यहाँ जेलों में, कैद खानों, वो रिहा कर देंगे। ये 3 कंपोनेंट थे ताशकंद समझौते के, जिस पर हमारे इस महान विभूति ने स्वीकार किया कि ठीक है, हम भी शांति चाहते हैं, और समझौते पर हस्ताक्षर दोनों प्रधानमंत्रियों के हुए। 10 जनवरी 1966 को दोनों लोग हस्ताक्षर करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी डिनर के बाद, रात्रि भोज के बाद विश्राम करने जाते हैं और 11 जनवरी 1966 को प्रातःकाल जब उनका दरवाजा खटखटाया जाता है तो उनका शव उस कमरे के अंदर, उनके बेडरूम में जहां उनको ठहराया गया था ताशकंद में, वो मृत अवस्था में प्राप्त होते हैं। उस समय जांच पड़ताल जो हुई उसके द्वारा ये पाया गया कि शास्त्री जी का चूंकि एक बार दिल का दौरा 1959 में आ चुका था, लिहाजा ये पुनः हृदय गति रुक जाने से ही मृत्यु हुई। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर आशंका प्रकट कर रहे थे और दोनों तरीके की आशंकाएं थी। कुछ लोगों के आरोप थे कि शास्त्री जी को किसी ने जहर दे दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये इतना बड़ा समझौता था, हस्ताक्षर के बाद शास्त्री जी शायद प्रायश्चित के शिकार हुए। शास्त्री जी को लगा कि हमारे बहादुर सैनिकों ने लाहौर तक कब्जा किया और बातें तो ठीक है भाई, हम शांति वार्ता करते रहेंगे या हम युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये जो जमीन वापस कर दिया गया, ये हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत से कहीं ना कहीं प्राप्त किया गया था। शायद ये लोगों ने चिंतन करके बातें निकाली और उसको शास्त्री जी शायद अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे हस्ताक्षर के बाद, और उनकी हृदय गति रुकी, उनका देहांत हो गया। कालांतर में इस पे जांचें भी हुई, यहाँ भी जांच हुई, लेकिन बहुत सारी बातें इस पर सुनाई पड़ती हैं कि उनका जो निधन था वो असाधारण टाइप का था, असामान्य टाइप का निधन था, स्वाभाविक निधन नहीं था। ये दोनों विभूतियों का ये इस तरीके से मैंने जीवन परिचय आपके सामने रखा है। शास्त्री जी का जो जय जवान जय किसान का नारा था, उनका उद्देश्य यही था कि हमारे देश के जो सिपाही हैं, सैनिक हैं, उनका मनोबल उच्च कोटि का हो, उनको उच्च संसाधनों के साथ मैदान में उतारें, सीमा पर उतारें, जिससे हमारी सुरक्षा प्रणाली, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा मजबूत बनी रहे और लोग देश के सैनिकों का सम्मान करें, इज्जत करें, वहां उनके जो परिवार में लोग रहते हैं सैनिकों के, उनका सम्मान करें और एक प्रेरणा ग्रहण करें कि हाँ, एक सेना का सिपाही, हम यहाँ 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उतने में ही थक जाते हैं, वो 24-24 घंटे 150 माइनस सेंटीग्रेड तापमान पे बर्फ के अंदर खड़े होकर के सियाचिन ग्लेशियर पे ड्यूटी करते हैं। ये वास्तव में तपस्या है। अपने देश के लिए कुर्बानी देने वाले हमारे ये शहीद सैनिक, इनको एक सम्मान देने का जो जज्बा था, एक विचार था लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर, उसके तहत उन्होंने जय जवान का नारा दिया था।
और दूसरा उनका जो नारा था वो जय किसान का नारा था, क्योंकि देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो। हमारी जो पब्लिक की आवश्यकता है, आज 1.32 करोड़ की आबादी हमारे देश में निवास करती है। एक बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे देश के लोगों की है, खाने पीने से लेकर के रहने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, आने जाने के परिवहन के संसाधन की व्यवस्था, बहुत सारी चीजें आवश्यकताएं जो जीवन की मनुष्य की होती हैं, पब्लिक की होती हैं। उन सब पब्लिक सर्विस की जो डिलीवरी है वो उनमें सबसे प्रधान तत्व होता है भोजन। अगर खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त मात्रा में इस देश में ना हुआ तो वास्तव में देश के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। और ये खाद्यान्न सुलभ कराने वाला अगर कोई महान व्यक्तित्व होता है हमारे बीच में तो वो है किसान, फार्मर। हमारा देश ऐसा देश रहा है जहां 75% जमीनों पर पहले खेती हुआ करता था। आज बहुत सारी चीजें विकास के इस दौर में खेती की बहुत सारी जमीनें देखिए, अब तो हम लोग एक्विजिशन करके वहां तो अट्टालिकाएं खड़ी करवा रहे हैं अलॉट करके। खेती हमारे देश का कृषि प्रधान देश होने के नाते खेती एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी हुआ करता था, उसके साथ पशुपालन भी जुड़ा होता था, जो एनिमल हस्बेंड्री थी वो भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। पहले कहते थे कि जिनके पास ज्यादा जानवर हैं, पशु हैं, उनको बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। अरे साहब उनके पास तो 100 गायें हैं, 150 बैल हैं। पुराने जमाने में गांव में, आज भी गांव में ये चीज माना जाता है, जिनके पास जानवर खूब हैं उनको बहुत योग्य, बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति माना जाता था, प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। आज जिस तरीके से गौ सेवा को लेकर के हमारी उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील होकर के इस पर तमाम सारे कैबिनेट से प्रस्ताव करके, विधेयक पास करके, अधिनियम बना करके गौ सेवा को लेकर के, गौ वंश को लेकर के जो तमाम सारे नियम कानून बनाई है, व्यवस्थाएं दी है, शासनादेश जारी किए हैं। हम सबका धर्म बनता है कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विकास के साथ हम किस तरीके से नूतन विकास के साथ अपनी जो पुरातन संस्कृति है, खेती और पशुपालन का जो हमारा धंधा रहा है, उसको भी हम जोड़ करके चलें। अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे। तमाम सारे, अब तो इसके बहुत सारे हमारे विकास के जो आयाम हैं खेती के, जैसे आयुर्वेदिक जो दवाओं वाली चीजें हैं, बहुत सारे औषधीय पौधे हमारे में देख रहे हैं, वो लोग लगाना पसंद करते हैं। अपने घरों में लोग एलोवेरा और गिलोय वगैरह के पौधे, लताएं वगैरह लगा रहे हैं। लोग स्वास्थ्य के प्रति आज बहुत ही सजग हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है, पूरी दुनिया के 298 देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ये योग की जो उत्पत्ति है, महर्षि पतंजलि ने उसको वैज्ञानिक रूप प्रदान किया था, उसके पहले से बहुत पुरानी संस्कृति से, हजारों लाखों साल पहले से योग हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा विधा रही है स्वस्थ रखने की, स्वस्थ रहने की। उस विधा से हम लोग जुड़े। देशी जीवन, खादी, स्वदेशी का जो हमारा प्रयोग है, ये जो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने दर्शन के जरिए, अपने विचारों के जरिए हम लोगों को जो प्रदान किया, आज वो अद्भुत है हमारे लिए। और ये पहले भी उपादेय और उपयोगी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये 100 साल पहले उपयोगी नहीं थे या आज उपयोगी नहीं है या 100 साल बाद उपयोगी नहीं रहेंगे। ये जितने भी दर्शन की बातें मैंने बताई हैं, चाहे कोई भी विचार हो, कुटीर उद्योग से लेकर स्वच्छता आप देख लीजिए, खादी है, स्वदेशी है, आप इसके अलावा सर्वधर्म संभाव है उनके जो विचार हैं, या न्यूनतम आवश्यकता का उनका विचार है, सत्याग्रह का विचार है, अंत्योदय का विचार है। ये सारे विचार कहीं ना कहीं ऐसे विचार हैं जो सर्वदा उपयोगी रहे हैं, उपादेय रहे हैं और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इन विचारों के साथ इस व्याख्यान माला में अगर आप सर देखिए, अब समापन जयकारा से होना चाहिए। भारत माता का जयकारा लगाएंगे, सभी लोग खड़े होकर के जयकारा लगाएंगे और महात्मा गांधी हम बोलेंगे, आप बोलेंगे अमर रहें। लाल बहादुर शास्त्री बोलेंगे, हम नाम लेंगे, आप बोलेंगे अमर रहें। भारत माता की जयकारा के बाद हम नाम बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय।